अध्याय 221 तारा कॉस्मिक नागरिक। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। वह पास हो गया। कैसे? वांग ये को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। दूसरे शब्दों में, एक को अभी अभी लड़ाई में 447 अंक मिले। वांग ये को तुरंत समझ आ गया। वह अंतिम चरण पार करने से केवल एक कदम दूर था। यदि वह अपने सैनिकों का नेतृत्व बेहतर ढंग से कर पाता और उसकी व्यवस्थाएं अधिक सावधानीपूर्वक होती, तो वह अतिरिक्त सैन्य बल के आने तक जीवित रह सकता था। उनमें अभी भी अनुभव की कमी थी। अन्यथा वह यह अनुभव कर पाता कि कठिनाई स्तर 7 पर किस प्रकार की लड़ाई होती है। जैसा कि कहा गया, उनकी वर्तमान योग्यताएं मूल्यांकन के लिए पर्याप्त थीं। 6006 अंकों के साथ उन्होंने प्रवेश को पार कर लिया था। इस बार रैंकिंग तुरंत दिखाई दी, जिसका मतलब है कि एक ने लड़ाई को अंतिम रूप से पूरा किया होगा। वांग ये अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और बिना किसी दुर्घटना के अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। वह छठा चरण इसलिए पास नहीं कर सका क्योंकि वह पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था। इसके बाद वांग ये मूल्यांकन कक्ष में लौट आए। सर्वोच्च मानव अकादमी का मूल्यांकन सभी परीक्षार्थियों के समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा। फिर जो उत्तीर्ण होंगे वे एक साथ ब्रह्मांडीय आभासी दुनिया में प्रवेश करेंगे और निकलेंगे। अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था। वांग ये जल्दी में नहीं था। हॉल में सैन्य रणनीति से संबंधित बहुत सारी जानकारी थी। विभाग परीक्षार्थियों की ऐतिहासिक रैंकिंग भी प्रदर्शित की गई। प्रथम स्थान के लिए 12,000 अंक निर्धारित थे और उनमें से एक से अधिक अंक थे। शीर्ष 10,000 परीक्षार्थियों में से अंतिम स्थान पर 11,000 अंक थे तथा कुछ परीक्षार्थी उस रैंक पर बराबरी पर थे। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। वांग ये ने आह भरी। 12,000 अंक का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि उन लोगों को सभी 4 मूल्यांकनों में पूरे अंक मिले और उनके तीसरे मूल्यांकन के सभी 20 राउंड न्यू स्टार स्तर की मजबूती के साथ उत्तीर्ण हुए होंगे। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। 11,000 अंक निम्न श्रेणी के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म के स्तर पर लगातार 20 कठिनाई स्तरों को पार करने के बराबर थे। साथ ही युद्ध सिमुलेशन मूल्यांकन के सभी चरणों को पास करना भी शामिल था। इन शीर्ष ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं के लिए प्रतियोगिता पूरे अंक प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि तीसरे परीक्षण के 20 चरणों को खूबसूरती से पार करने के बारे में थी। क्या वे उम्मीद कर रहे हैं कि मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी ये दिखाकर अहंकारी और आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे कि उनसे बेहतर कोई होगा? वांग ये मुस्कुराए और फिर सैन्य रणनीति विभाग की सामग्री को पढ़ना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और वह सैन्य रणनीतियों के उदाहरणों में डूब गया तथा उसे बहुत लाभ हुआ। वास्तव में यह उस युद्ध जैसा ही एक उदाहरण था जिसमें अभी उनकी हार हुई। जनरल की रणनीति अपने सैनिकों की उत्कृष्ट क्षमताओं के साथ घेरे से बाहर निकलने और सुदृढ़ीकरण के साथ मिलने की थी, अंततः 8 सितारा जीवन ग्रह को वापस लेना था। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बेशक सैन्य रणनीतियों पर कोई पाठ्यपुस्तक नहीं थी। युद्ध का मैदान खतरनाक था और हर चीज को तात्कालिक रूप से तैयार करना पड़ता था। तभी अचानक वांग ये के सामने उल्टी गिनती शुरू हो गई और वह थोड़ा चौंक गया। जल्द ही दृश्य बदल गया। वह मानव आभासी ब्रह्मांड से बाहर निकलकर खुद को आभासी मूल्यांकन कक्ष में वापस पाया। अन्य परीक्षार्थियों के हैरान चेहरे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे उन्हें देखे हुए एक जीवन भर हो गया हो। निराश भावों ने एक अंतहीन स्क्रॉल बना दिया था। सूश सूश। अचानक प्रकाश की 2 किरणें उतरी। वे वांग यी और शिन रैन पर उतरे, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गया। आसपास की भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। कई अनुभवी परीक्षार्थियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बैच में वास्तव में 2 को स्वीकार किया गया था। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने एक ही समय में 2 सफेद रोशनियां उतरती देखी हैं। ऐसा लगता है कि वे एक साथ आ गए हैं। वे वास्तव में सुंदरता और जानवर हैं। ईर्ष्या, जलन और आक्रोश की भावनाएं उमड़ पड़ी। सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश पाना पदानुक्रम से ऊपर उठने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही यह सबसे आम विशेषज्ञता थी, स्नातक होने के बाद कोई व्यक्ति एक स्थिर नौकरी पा सकता था और एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकता था, जिससे वह स्वयं को पूरी तरह से बदल सकता था। बेशक वांग यी और शिन रैन की वर्तमान नागरिकता के स्तर के साथ, वे पास होते ही एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बन गए। स्नातक होने के बाद वे 2 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक बन जाएंगे। वांग ये, तुम पास हो गए। शिन रैन की खूबसूरत आंखें गोल थीं और उसने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। क्या आपकी अभिव्यक्ति इससे ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है? वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। वह कौन था जिसने मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि मैं निश्चित रूप से प्रवेश पालूंगा? महिलाओं पर सचमुच भरोसा नहीं किया जा सकता था। 6006।
वांग ये ने इशारा किया। मैं मुश्किल से पासिंग लाइन पार कर पाया। तुम्हारा क्या? 6312। शिनरान ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। आप लोकप्रिय सैन्य रणनीति विभाग में शामिल हो गए। विभिन्न विभागों के बीच अंतर था। एट नोबलबन एट। उदाहरण के लिए शिनरैन का कॉस्मिक विभाग बहुत व्यवहारिक नहीं था। स्नातक होने के बाद वह शोध, क्लासिक्स संकलित करने या शीर्ष गुटों में सिविल सेवक के रूप में काम करने जैसी चीजों में अधिक शामिल होगी। हालांकि सैन्य रणनीति विभाग के लिए स्थिति पूरी तरह से अलग थी। इसकी स्वीकृति दर बहुत कम थी क्योंकि यह बहुत व्यवहारिक था। प्रत्येक ब्रह्मांडीय राष्ट्र को सैन्य रणनीति विभाग के छात्रों की आवश्यकता थी। जैसे ही शिनरैन ने बोलना समाप्त किया, आसपास के कुछ परीक्षार्थी तुरंत ही बड़बड़ाने लगे तथा उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट होने लगे। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस ब्रह्मांडीय देश से हैं? एक आलीशान कपड़े पहने युवक पास आया और पूछा। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन, वांग ये ने कहा। क्या ऐसा है? युवक के चेहरे पर अफसोस भरा भाव प्रकट हुआ। यदि दूसरा पक्ष किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र से नहीं था, तो वे उन्हें भर्ती करने का प्रयास कर सकते थे। भाई, क्या तुम किसी गुट में शामिल हो गए हो? एक और ताकतवर आदमी पास आया और पूछा। अभी नहीं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्या आप आकर कोशिश करना चाहते हैं? ताकतवर आदमी मुस्कुराया। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं एक मानव द्वितीयक गुट मियाली वाइनरी का प्रभारी स्तर 5 व्यक्ति हूं। हमें आप जैसी प्रतिभाओं की आवश्यकता है। हम आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां दे सकते हैं। उनके जैसे शराब विक्रेता को नकली शराब बेचने के लिए सैन्य रणनीति विभाग के छात्र की क्या आवश्यकता होगी? मैं इस पर विचार करूंगा, वांग ये ने विनम्रता से कहा। कृपया मुझे अपना संपर्क विवरण दें, मैं आपको जानकारी भेजूंगा। ताकतवर आदमी हंसा। जरूर। वे चारों ओर से लोगों से घिरे हुए थे। हालांकि वांग यी को किसी अन्य ब्रह्मांडीय राष्ट्र द्वारा भर्ती नहीं किया जा सका, फिर भी कई मानव द्वितीयक गुट थे जिन्होंने शिनरैन को प्रस्ताव भी दिए। वे बहुत लोकप्रिय थे। वांग यी स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। जो भी उसे ऑफर देता था, उसे वह अपना संपर्क विवरण दे देता था। ये सभी स्पेयर टायर थे, नहीं, कनेक्शन थे। मानवीय द्वितीयक गुट ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वे सिर्फ छोटे प्रबंधक थे, फिर भी किसी दिन उन्हें उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी। इसके अलावा, यदि परिस्थितियां अनुकूल होती तो मानव द्वितीयक बल में शामिल होना भी एक विकल्प था। तारांकन। माइक्रोस्कोपिक टी हाउस में चाय की समृद्ध सुगंध हवा में फैली हुई थी, और सुरुचिपूर्ण चाय हाउस में एक प्राचीन एहसास था। सहयोग से खुशी हुई। युनलाय आई खड़ी हुई, मुस्कुराए और हान मिलेट माइनिंग कंपनी के प्रभारी व्यक्ति से हाथ मिलाया, जो एक मानव उप शीर्ष गुट है। उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और एक साथ खनिज गृह का खनन करने के लिए अंतिम सौदा किया था। दूसरे पक्ष को विदा करने के बाद युनलाय आई ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराए। शियापो प्लेनेट की यह यात्रा बहुत ही सुगम थी। काम खत्म हो गया है। सभी लोग एक दिन की छुट्टी लें और मौज मस्ती करें। युनलाय आई ने अपने अधीनस्थों को देखकर मुस्कुराया, जो खुशी से झूम उठे और सभी दिशाओं में बिखर गए। क्या और कुछ है? युनलाय आई ने महिला सहायक की ओर देखा जो अभी तक नहीं गई थी। सर, आपकी नजर वाकई बहुत पैनी है, महिला सहायक ने प्रशंसा से कहा। युनलाय आई के सिर में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। सर, जिस मानव वांग ये को आपने पसंद किया है, उसे सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य रणनीति विभाग में भर्ती कर लिया गया है, महिला सहायक ने कहा। वांग ये, वह कौन था? युनलाय आई स्तब्ध रह गई। तब जाकर उसे होश आया। वह कॉलोनी गृह मानव सैन्य रणनीति विभाग। युनलाय आई हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। कितना सुखद आश्चर्य है। सैन्य रणनीति विभाग में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि उनके कई प्रशिक्षित अनुयायी भी इसमें प्रवेश नहीं कर सके। इस बार, यह अच्छी बात थी कि उसने ये काम अनजाने में किया, लेकिन यह एक वरदान साबित हुआ। क्या हमें उसे भर्ती कर लेना चाहिए, महाराज? महिला सहायक ने पूछा। युनलाय आई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, बस उसे बधाई देने के लिए एक संदेश भेजो। साथ ही, उसकी नागरिकता का दर्जा बढ़ाकर मध्यम श्रेणी का नागरिक बना दो। जी हाँ, सर, महिला सहायक ने उत्तर दिया। मुझे याद है कि उसके 2 साथी हैं, है ना? युनलाय आई ने एक पल सोचा। जी महाराज, जब आप ऐसा कर रहे हो तो उनकी नागरिकता को उन्नत करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, क्या वाकई उसे भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, सर? महिला सहायक ने फिर पूछा। युनलाय आई ने अपना सिर हिलाया। उसके जैसा कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए पैदा हुआ है। एक बार जब उसे सुरक्षा मिल जाती है और वह दबाव खो देता है, तो उसके लिए खुद को खोना और आगे बढ़ना बंद करना आसान होता है।
उसे अपनी किस्मत आजमाने दें और अंधेरे में उसकी मदद करें। इसके अलावा हम उसका उपयोग केवल सैन्य रणनीति विभाग से स्नातक होने के बाद ही कर सकते हैं। हाँ, माय लॉर्ड। वे दोनों मूल्यांकन स्थल से एक साथ चले गए। वांग ये ने शिन रैन के संकोची भाव को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम क्या पूछना चाहती हो? पूछो। क्या तुम सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी जाओगे? शिन रैन ने वांग ये को देखा और धीरे से पूछा। वांग ये ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन भविष्य में जाऊंगा। इस बारे में मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। क्यों? शिन रैन को समझ नहीं आया। जब तक तुम सफलतापूर्वक स्नातक हो जाते हो, तुम 2 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक होगे। ये बहुत लंबा समय है। इसमें 100 साल लगेंगे, वांग ये ने कहा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जब तक वह स्नातक होगा, उसकी पत्नियां बूढ़ी हो चुकी होंगी। इसके अलावा, ये तो सिर्फ स्नातक स्तर की पढ़ाई थी। सबसे पहले, उसके पास कोई उपलब्धि अंक नहीं होंगे। दूसरे, उसके पास कोई पैसा नहीं होगा। वह ब्लू प्लेनेट कैसे खरीद सकता है? सिर्फ चेहरे के लिए। यह उनके लिए उपयुक्त मार्ग नहीं था, या यूं कहें कि यह इस स्तर पर उनके लिए उपयुक्त नहीं था। मैं समझ गई। शिनरान बहुत होशियार थी और उसने सिर हिला दिया। 3 साल तक साथ रहने के बाद, वह वांग यी के व्यक्तित्व को जान गई थी। वह अपनी बात का पक्का आदमी था और सिर्फ उसकी बातों से पीछे नहीं हटता था। इसके अलावा, क्या तुम नहीं जा रहे हो? वांग ये हंसा। क्या तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम कॉस्मिक फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंतजार कर रहे हो? क्या ये सिर्फ मेरे निवेश को फैलाना और जोखिम से बचना नहीं है? बकवास। तो तुम अपना छात्र का दर्जा बनाए रखने की योजना बना रहे हो? शिन रैन हंसा और वांग ये की ओर देखा। वांग ये ने सिर हिलाया। छात्र का दर्जा 10 साल तक रखा जा सकता है। इस अवधि के दौरान अगर मेरे पास समय हो तो मैं सैन्य रणनीति विभाग में कुछ ऑनलाइन पाठ ले सकता हूं। सिर्फ सुनना और सीखना बुरा नहीं है। लेकिन 10 साल बाद आपकी एक स्टार कॉस्मिक नागरिक की स्थिति समाप्त हो जाएगी, शिन रैन ने चिंतित होकर कहा। क्या मैं दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता? वांग ये बहुत निश्चिंत था। यदि वह इस समय प्रवेश पा सका तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? यहां तक कि 7000 अंक प्राप्त करना भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा, बहुत से काम करने के लिए 10 साल का समय काफी था। तब तक शायद उन्हें स्थायी एक स्टार कॉस्मिक नागरिक का दर्जा मिल चुका होगा। वे स्टार ट्रैवलर इन में वापस आ गए। जब अन्य लोगों ने सुना कि वांग ये ने सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश कर लिया है, तो वे दोनों अचंभित रह गए। नान्ते ने विशेष रूप से वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। वह वास्तव में एक बुरा छात्र था, लेकिन उसने सोचा था कि वांग ये उसका साथी था। क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? क्या वह अकेला ही था जो पढ़ाई में बुरा था? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी नागरिकता अचानक बदल गई। मैं एक साधारण नागरिक से मध्यम वर्ग की नागरिक बन गई। लिंगलिंग बिस्तर पर बैठी थी और अपने गोरे और बेदाग पैरों को हिला रही थी। उसकी नागरिकता बदल गई। वांग यी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में एक नजर डालने के लिए अंदर गया। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी नागरिकता भी बदल गई थी। अब वह एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन का एक मध्यम वर्ग का नागरिक था, जिसने आभासी दुनिया में उसका अधिकार और भी बढ़ा दिया। यूनलाई की महिला सहायक ने मुझे अभी अभी एक संदेश भेजा है, जिसमें आपको सैन्य रणनीति विभाग में शामिल होने पर बधाई दी गई है। उसने गुप्त रूप से आपकी नागरिकता को अपग्रेड करने में आपकी मदद की होगी, शिन रैन ने कहा। मेरे लिए उनका धन्यवाद। वांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि अब उसे पहचान की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह उस एहसान को याद रखेगा। उसने होलोग्राफिक हेलमेट लिया और उसे पहन लिया। सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में प्रवेश करने पर उसकी पहचान सत्यापित हो गई थी, और वह अब एक स्टार ब्रह्मांडीय नागरिक था। अब उसके पास मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने की योग्यता थी। मानव आभासी ब्रह्मांड 7 सर्वोच्च गुटों में से एक था। इसने पूरे ब्रह्मांड को कवर किया। कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, वह मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता था। फुफ, ऐसा लगा जैसे किसी भंवर ने उसे एक नई दुनिया में खींच लिया हो। वांग यी पहले से ही इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे, क्योंकि उन्होंने पिछले मूल्यांकन के दौरान एक बार इसका अनुभव किया था। अंतर यह था कि इस बार वह एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में प्रवेश कर रहे थे। उसने अपनी पहचान बांध ली। वहां कोई आभासी छवि नहीं थी। वह पूरी तरह से स्वयं थे। यदि वह ये नहीं जानता था कि यह आभासी ब्रह्मांड है, तो यह वास्तविकता से भिन्न नहीं था। आदरणीय एल स्टार कॉस्मिक नागरिक, मानव वर्चुअल कॉस्मिक में आपका स्वागत है। मैं वर्चुअल शियाओ यू हूं। मैं सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत जानकारी फाइल बनाऊंगा। एक आवाज गूंजी और एक द्विआयामी चंचल लड़की की छवि दिखाई दी। वांग यी की व्यक्तिगत जानकारी उसके सामने आ गई। उनकी पहचान बताने के बाद अधिकांश श्रेणियां भर दी गई थी,
केवल कुछ विवरण ही भरने बाकी थे। ये बहुत शीघ्रता से पूरा हो गया। कॉस्मिक बैंक वर्चुअल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। जियो यू की आवाज सुनाई दी। चालू खाता अपने आप लिंक हो गया है। वांग ये आश्चर्यचकित था। उनकी व्यक्तिगत जानकारी के छोटे वॉलेट आइकन में उनका बैलेंस 0 वर्चुअल सिक्के था। यह आभासी सिक्का क्या है? वांग ये ने पूछा। जियो यू ने जवाब दिया, वर्चुअल सिक्के मानव वर्चुअल कॉस्मिक की आम मुद्रा है। एक वर्चुअल सिक्का एक कॉस्मिक डॉलर के बराबर है। एक वर्चुअल क्रिस्टल एक डार्क क्रिस्टल के बराबर है। क्या आप अपने पैसे को वर्चुअल करेंसी में बदलना चाहते हैं? क्या कोई हैंडलिंग शुल्क है? वांग ये ने पूछा। रूपांतरण के लिए कोई हैंडलिंग शुल्क नहीं है। निकासी शुल्क 1% है, जियो यू ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। मुझे मानव आभासी ब्रह्मांड से परिचित कराएं। मानव आभासी ब्रह्मांड 7 बड़ी आभासी दुनियाओं और अनगिनत छोटी आभासी दुनियाओं में विभाजित है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय नागरिक की एक छोटी आभासी दुनिया होती है। क्या अभी 1 बजे है? वांग ये ने पूछा। वहां कुछ भी नहीं था। इंटरफेस में पहले से तैयार मॉडल उपलब्ध हैं, जियाओ यू ने कहा। आप अपना खुद का निर्माण करने के लिए सामग्री भी खरीद सकते हैं। चाहे वह सामग्री हो या मॉडल, वे सभी मुफ्त हैं। वे काफी विचारशील थे। वे जानते थे कि वह एक मुफ्तखोर था। वांग ये ने इंटरफेस खोला और लापरवाही से एक गृह मॉडल चुन लिया। आसपास की हर चीज तुरंत बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतरतारकीय दुनिया में था, ब्रह्मांड के तारों भरे आसमान में तैर रहा था। यह बेहद यथार्थवादी था। उसने पेड टेम्पलेट रैंकिंग पर क्लिक किया। सूची के शीर्ष पर एक टेम्पलेट था जिसे 3 पैलेसेस, 6 कोर्ट्स एंड 72 कॉन्क्यूबाइंस नामक एक खास विकृत व्यक्ति ने बनाया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कीमत एक आभासी सिक्का था, लेकिन इसे पहले ही कई खरीदारों द्वारा खरीद लिया गया था। 0 अनगिनत थे। जैसा कि अपेक्षित था, विकृत होना उत्पादकता के लिए नंबर 1 प्रेरणा थी। उन्होंने रैंकिंग की जांच की। छोटी आभासी दुनिया को 1 से 9 सितारों में विभाजित किया गया था। केवल मानव आभासी ब्रह्मांड की स्वीकृति के साथ ही इसे एक बड़ी आभासी दुनिया में अपग्रेड किया जा सकता था। एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने पहले प्रवेश किया था, छोटी आभासी दुनियाओं में से एक थी। मून वेब रेड रिवर स्मॉल वर्चुअल वर्ल्ड में एक छोटा प्लग इन था। इस छोटी सी आभासी दुनिया में करोड़ों प्लग इन फंक्शन थे। कोई भी चीज जिसके बारे में कोई सोच सकता था, वह उनके पास थी। सेटिंग्स इंटरफेस में एक्सेस अधिकारों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वांग ये ने अपनी छोटी आभासी दुनिया को अपने दोस्तों के अलावा किसी और के लिए एक्सेस करना असंभव बना दिया, हालांकि उस समय उसका कोई दोस्त नहीं था। ये 7 बड़ी आभासी दुनियाएं कौन सी हैं? वांग ये ने पूछा। 7 मानव सर्वोच्च गुट, जिनकी संख्या 1-7 है। हर कोई प्रवेश कर सकता है, जियो यू ने कहा। N0.1 मानव आभासी ब्रह्मांड है, जो मुख्य आभासी दुनिया भी है। इसमें सबसे पूर्ण कार्य है। आप वहां रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और दोस्त बना सकते हैं। साथ ही मुख्य आभासी दुनिया के प्रवेश द्वारों के माध्यम से अन्य छोटी आभासी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। आप कुछ कार्यों को अपनी छोटी आभासी दुनिया में भी कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2 कॉस्मिक बैंक है, जहां आप सभी प्रकार के वित्तीय संबंधित व्यवसाय, निवेश, वित्त, व्यापार आदि को संभाल सकते हैं। लियोहे प्राइवेट बैंक, हुआनयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिवाइन वेपन हेवनली आर्मरी जैसे शीर्ष गुटों के प्रवेश द्वार यहां है। नंबर 3 सभ्यता अनुसंधान संस्थान है। सर्वोच्च मानव अकादमी और कॉस्मिक नंबर 1 अकादमी के पाठ्यक्रम यहां है। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए सैन्य रणनीति विभाग में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कई शैक्षणिक और शोध विषय हैं। ये सबसे अधिक विद्वानों वाला क्षेत्र है। नंबर 4 आदिम तारा है, जो ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और अज्ञात हिस्सा है। ये सबसे अधिक जानकारी और पुस्तकों वाला स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि आदिम तारा ब्रह्मांड के प्रकट होने से पहले अस्तित्व में था। ये बहुत कीमती है। आभासी दुनिया ने आदिम तारे के वास्तविक शरीर का 1 अरबवां हिस्सा प्रक्षेपित किया है। यह एक उत्कृष्ट साधना स्थल है। नंबर 5 मार्शल एक्सट्रीम डोजो है, जो सभी ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए एक जगह है। आप वहां मुकाबला कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और इसी तरह के अन्य काम कर सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप न केवल शक्तिशाली लोगों के सबक सुन सकते हैं, बल्कि उन्हें करीब से देख भी सकते हैं। यहां तक कि शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना भी संभव है। नंबर 6 बेबेल का एबिलिटी टॉवर है, जो एयरटेल एक्सट्रीम डोजो का कट्टर दुश्मन है। ये वह जगह है जहां सभी एबिलिटी उपयोगकर्ता इकट्ठा होते हैं। कुल 7 टॉवर हैं। बाहरी 6 टॉवर 6 प्रकार के एबिलिटी उपयोगकर्ताओं को समर्पित हैं। बीच में सबसे बड़ा टॉवर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी टॉवर है, जो सबसे अधिक एबिलिटी उपयोगकर्ताओं को इकट्ठा करता है। नंबर 7 है अनंत वध की दुनिया।
ये सबसे क्रूर परीक्षण हत्या क्षेत्र और अखाड़ा है। साथ ही कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन और किंग मर्सिनरी एलायंस ने यहाँ प्रवेश द्वार स्थापित किए हैं। चाहे वह अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए हो या मिशन स्वीकार करने के लिए, आप इसे मिस नहीं कर सकते। यदि आप 7 सर्वोच्च गुटों में शामिल होने में रुचि रखते हैं, तो आपको आभासी दुनिया की घोषणाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वांग यी पहले से ही मुख्य आभासी दुनिया का प्रवेश द्वार देख सकता था। नंबर 2 कॉस्मिक बैंक था, नंबर 3 सिविलाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट था, नंबर 4 प्रिमोडियल स्टार था, नंबर 5 मार्शल एक्सट्रीम डोजो था, नंबर 6 एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल था और नंबर 7 इन्फिनिट वर्ल्ड ऑफ स्लॉटर था। मानव जाति के 7 सर्वोच्च गुट। प्रत्येक सर्वोच्च गुट की अलग अलग विशेषताएं और फायदे थे। मानव आभासी ब्रह्मांड सहित उनमें से प्रत्येक ने भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया। मानव आभासी ब्रह्मांड बहुत विशाल है। वांग ये ने आह भरी। और ये तो केवल 7 बड़ी आभासी दुनियाएं थी। अभी भी अनगिनत छोटी आभासी दुनियाएं थी जिनमें प्रवेश किया जा सकता था। ठीक नीचे विभिन्न रैंकिंग और परिचय थे। 7 बड़ी आभासी दुनिया के नीचे कई शॉर्टकट स्थापित किए जा सकते हैं। छोटी दुनिया नम 8 क्या है? वांग ये बहुत उत्सुक था। 18 मानव शीर्ष गुटों का असंख्य जाति वेश्यालय। ये सभी छोटी दुनियाओं में सबसे अधिक समग्र स्कोर वाला है, जियोयू ने कहा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मानव आभासी ब्रह्मांड में सभी इंद्रियां वास्तविकता के समान ही हैं, शियाओयू ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे पास पैसे नहीं है। वांग ये ने इस बारे में सोचा। आप इसे सीमित समय के लिए निःशुल्क आजमा सकते हैं, जियाओयू ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? मैं शॉर्टकट प्रवेश द्वार को फिर से कैसे सेट करूं? ये बहुत सरल था। वांग ये ने छोटी दुनिया संख्या 8, संख्या 9 और संख्या 10 के लिए एक शॉर्टकट प्रवेश द्वार स्थापित किया ताकि यह सुंदर दिख सके। छोटी दुनिया नंबर 9 18 मानव शीर्ष गुटों का 20 सुप्रीम कैसीनो था। सभी छोटी दुनियाओं में इसकी प्रोसेसिंग फीस सबसे ज्यादा थी। स्मॉल वर्ल्ड नंबर 10 सबसे बड़ा ऑनलाइन गेम था, इटर्नल रीइंकारनेशन। ये सभी छोटी दुनियाओं में सबसे लोकप्रिय गेम था और वह गेम था जिसमें ब्रह्मांडीय नागरिक सबसे ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते थे। बड़ा डेटा झूठ नहीं बोलेगा। वांग ये ने आह भरी। ब्रह्मांडीय मानव और नीले ग्रह के मानवों में कोई अंतर नहीं था। उनकी निजी छोटी दुनिया की संख्या निश्चित थी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा स्थापित गुटों, परिवारों और छोटे विश्वों की रैंकिंग का सवाल है, तो एक व्यापक स्कोर और रैंकिंग होगी। रैंकिंग जितनी ऊंची होती है, उतनी ही लोकप्रिय होती है। एक हद तक, यह विभिन्न गुटों और ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की ताकत का भी प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, 10 महान शाश्वत साम्राज्यों को स्टारफील्ड साम्राज्यों से उच्च स्थान दिया गया था, जो बदले में ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। वहां मूलतः कोई प्रतिबंध नहीं था और कोई भी सीधे प्रवेश कर सकता था। आखिरकार, लोकप्रियता बहुत महत्वपूर्ण थी। वांग ये ने छोटे विश्व नम 8 से प्रयास करना शुरू किया। खराब समीक्षा। निःशुल्क परीक्षण में कई प्रतिबंध थे और यह केवल 2 मिनट तक चला। क्या बकवास है। हालांकि वह फिर भी बाहर आ गया। हाँ, वह छोटी दुनिया से बाहर आया क्योंकि धन दबाव डाल रहा था। कोई भर्ती घोषणा नहीं है। वांग ये मुख्य आभासी दुनिया में खड़ा था। नम 1 बहुत से मनुष्य आते जाते रहते थे, साथ ही संबद्ध जातियों के सदस्य भी आते जाते रहते थे। मुख्य आभासी दुनिया में मनुष्यों को संबद्ध जातियों से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। वहां केवल ब्रह्मांडीय नागरिकों का पदानुक्रम था। एल स्टार कॉस्मिक नागरिकों पर कई प्रतिबंध थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एज और माउंटेन कॉस्मिक नेशन की छोटी आभासी दुनिया की तुलना में यह बहुत बेहतर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप भी मानव आभासी ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली चयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? गोल चेहरे और छोटी आंखों वाले एक युवक ने अचानक पूछा। हाँ, मैं हूं। वांग ये ने सहजता से उत्तर दिया। मैं भी। युवक ने आह भरी। लेकिन वे इसे हर युग में केवल एक बार ही आयोजित करते हैं। मैं इस साल 17 साल का हूं। जब वे इसे फिर से आयोजित करेंगे, तब तक एक 11 की उम्र 5112 साल हो जाएगी। उसे 5000 साल तक इंतजार करना पड़ा, जैसा कि एक मानव सर्वोच्च गुट से अपेक्षा की जाती है। तुम बहुत आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हो। वांग ये ने उसकी ओर देखा। दूसरे पक्ष ने अपनी आभा को नियंत्रित कर रखा था, इसलिए उसके रूप से यह बताना असंभव था कि वह कितना शक्तिशाली था। बेशक, मेरे बहुत से साथी मेरे बराबर नहीं है। युवक ने गर्व से अपना सिर उठाया। हालांकि मैं केवल डार्क एनर्जी लेवल 8 योद्धा हूं, मेरी क्षमता 9 सितारों जितनी है। 17 साल की उम्र, डार्क एनर्जी स्तर 8। प्रभावशाली। वांग ये ने प्रशंसा की। तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो।
प्यारे युवक ने वांग ये को बड़ी आंखों से देखा। तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के सैन्य रणनीति विभाग में कैसे पहुंच गए? तुम्हें कैसे पता चला? वांग ये हैरान रह गया। युवक ने कहा, मुख्य आभासी दुनिया में 4 स्टार और उससे ऊपर के कॉस्मिक नागरिक निम्न स्तर के कॉस्मिक नागरिकों की बुनियादी जानकारी, जैसे नाम, आयु, कॉस्मिक मूल राष्ट्र और अन्य की जांच कर सकते हैं। इससे दोस्त बनाना आसान हो जाता है। तो यह ऐसा ही था। वांग ये शर्मीला नहीं था। वह मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो दोस्त बने। मैं वांग ये हूँ। जी डानली, मुझे बस डानली ही कहो। मैं पोम्पेई साम्राज्य से हूँ। जी डानली हंसा, उसकी आंखें पतली हो गईं। स्टारफील्ड साम्राज्य से कोई व्यक्ति। तथाकथित स्टारफील्ड साम्राज्य सुपर राष्ट्र थे जो संपूर्ण स्टारफील्ड पर पूर्ण रूप से शासन करते थे। उदाहरण के लिए ताइशी सरफील्ड को ही लें, जिसमें 105 ब्रह्मांडीय राष्ट्र थे। केवल युद्ध करके और सभी राष्ट्रों को एक में मिलाकर, साथ ही स्टारफील्ड में सभी राक्षसों और शैतानों को मारने के बाद ही गुट को स्टारफील्ड साम्राज्य कहा जा सकता था। मानव ब्रह्मांड में 80,000 से अधिक तारामंडल साम्राज्य थे। मैंने अभी अभी मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। मैं अभी भी खुद को परिचित कर रहा हूँ। वांग ये ने कुछ देर इधर उधर टटोलने के बाद अपने पहले दोस्त को जोड़ा। ऐसा करने के बाद वह दूसरे पक्ष की बुनियादी जानकारी की जांच कर सकता था। एट नोबल एट महान ब्रह्मांडीय दुनिया में प्रवेश करने के बाद उसके जितने अधिक मित्र होंगे, उतना ही अच्छा होगा। खासकर तब जब इस छोटे मोटे ने उससे दोस्ती करने की पहल की और वह काफी दयालु लग रहा था। तो आपको एक नजर डालने के लिए छोटी दुनिया नंबर 8 में जाना चाहिए। मुझे पहले नहीं पता था कि वहां इतनी अच्छी जगह है। जी डैनली ने उत्साह से कहा। यह बहुत आकर्षक है। समान रुचियां। वांग ये की आंखें चमक उठी। यह अफसोस की बात है कि मुकदमा बहुत छोटा है, उसने अफसोस से कहा। जी दानली दंग रह गया। यह मेरे लिए नहीं था। बहुत समय था। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या एक 4 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक भी इस पहलू में लाभ प्राप्त कर सकता है? जी डैनली ने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी छाती फुला ली। मैं हर बार 60 सेकंड से ज्यादा समय तक टिक सकता हूं। मेरी उम्र के ज्यादातर लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। वांग यी अवाक रह गया। यह उसके लिए दूसरी बार प्रयास करने के लिए भी पर्याप्त था। वैसे क्या तुमने अपनी क्षमता का परीक्षण किया है? जी डैनली ने अचानक पूछा। मैं ऐसा कैसे करूं? वांग ये ने पूछा। आभासी दुनिया एक पिरामिड की तरह थी जिसमें कुल 10 स्तर थे। एक एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक केवल एक सितारा विश्व क्षेत्र के भीतर ही घूम सकता है। 2 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक 2 सितारा विश्व क्षेत्र के साथ साथ एक सितारा विश्व क्षेत्र में भी घूम सकता है, इत्यादि। यहां तक कि एक तारा विश्व क्षेत्र भी विशाल था, जिसका व्यास 1 अरब प्रकाश वर्ष था, जिससे यह 10 ताइशी तारामंडलों के आकार का था। विश्व क्षेत्र के केंद्र में एक टेलीपोर्टेशन स्तंभ था जो ऊपरी और निचले स्टारफील्ड को जोड़ता था। फिर इसे रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 में विभाजित किया गया। और सबसे बाहरी रिंग 10। जितना दूर जाया गया, मकान और सामान की कीमतें उतनी ही सस्ती होती गईं। मुख्य आभासी दुनिया ही सबसे बड़ी नकली वास्तविकता की दुनिया है। वांग ये ने अपने आसपास के छोटे घरों, गगनचुंबी इमारतों और अजीबोगरीब इमारतों को देखा। वे सभी अनोखे थे। सड़क पर बहुत से लोग थे, जिनमें संबंधित जातियों के लोग भी शामिल थे। वहां बहुत चहल पहल थी। वास्तविक दुनिया की तुलना में यहां समय का प्रवाह 10:1 था, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय था क्योंकि मुख्य आभासी दुनिया में रहने से व्यक्ति का जीवन काल 10 गुना बढ़ सकता था। वांग यी को यहां घर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वह इसे वहन नहीं कर सकता था। स्वूश स्वूश स्वूश। त्वरित टेलीपोर्टेशन। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन 1 प्रकाश वर्ष का था। वांग यी ने नक्शे का अनुसरण किया और शीघ्रता से निकटतम संभावित परीक्षण द्वार ढूंढ लिया। यह संभावित परीक्षण क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। एक सितारा विश्व क्षेत्र में ऐसे अनगिनत प्रवेश द्वार थे। धप। वांग ये अंदर आया। यह एक आयामी मार्ग से गुजरने जैसा था। अगले कदम के साथ वह एक राजसी तारों वाली दुनिया में प्रवेश कर गया। वह सितारों से घिरा हुआ था, लेकिन वे असली नहीं थे। वे इंसान थे जो उसकी तरह अपनी क्षमता का परीक्षण करने आए थे। उसे कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं थी। वह तुरंत अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकता था। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में अज्ञात आकाश की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनाई गई थी। वे थे योद्धा सीढ़ी, क्षमता उपयोगकर्ता सीढ़ी, इच्छा शक्ति सीढ़ी और विशेष सीढ़ी। संभावित परीक्षण केवल संदर्भ के लिए है। जमीन पर अपने पैरों के साथ खेती करना ही विशेषज्ञ बनने का एकमात्र तरीका है। एट नोबल एट। उसके सामने एक चमकदार नोटिफिकेशन आया। इसमें प्रत्येक संभावित रेटिंग का अर्थ सूचीबद्ध था।
जी डैनली द्वारा बताई गई 9 सितारा क्षमता का मतलब था कि वह ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ बन सकता था। हालांकि उसके लिए ब्रह्मांड की उच्च आयामी शक्ति प्राप्त करने और पुनर्जन्म चक्र को चुनौती देने के बाद अमर जीवन रूप बनने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। 9 स्टार से अधिक क्षमता होना संभाव्यता परीक्षण क्षेत्र में सर्वोच्च रेटिंग थी। चलो पहले विशेष सीढ़ी पर चलते हैं। वांग ये उत्तरी द्वार में प्रवेश कर गया, जहां वह ये परख सकता था कि क्या उसके पास कोई विशेष प्रतिभा है। उनमें से ज्यादातर गैर लड़ाकू प्रतिभाएं थीं, जैसे कि स्थानिक डिजाइन, पेंटिंग और रचनात्मकता। यदि विशेष सीढ़ी पर किसी विशेष प्रतिभा का पता चला, तो यह एक कदम के बराबर था जो किसी को मुख्य आभासी दुनिया में प्रवेश करने और संबंधित ज्ञान सीखने की अनुमति दे सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वह अपनी पढ़ाई में कुछ हासिल कर लेता, तो उसे दोनों सुपर अकादमियों में प्रवेश मिल जाता और वह एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंच जाता। सीढ़ी में 10,086 सीढ़ियां थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनोखी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। तरह तरह के दृश्य उसके सामने आ रहे थे। यह एक अजीब अनुभव था। वांग ये जल्द ही शीर्ष पर पहुंच गया। अंतिम चरण पार करने के बाद वह संभावित परीक्षण क्षेत्र में वापस आ गया। विशेष प्रतिभा कोई नहीं। जैसा कि अपेक्षित था, मुझमें कविता और घुड़सवारी की प्रतिभा नहीं है। वांग ये ने फिर दूसरी सीढ़ी, योद्धा सीढ़ी पर कदम रखा। उन्हीं 10,086 चरणों में उसकी जाति, आयु, रक्तरेखा, मांसपेशियों की ताकत, कोशिका गतिविधि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, डार्क सब्सटेंस फ्यूजन दर और उसके शरीर की अन्य व्यापक क्षमताओं का परीक्षण किया गया। इसने तकनीकों, हथियार नियंत्रण और अन्य पहलुओं में उसकी महारत का भी परीक्षण किया। अंत में उसके संभावित मूल्य की गणना बड़े डेटा के माध्यम से की जाएगी। परीक्षण पूरा हो गया था, लेकिन अंतिम परिणाम की गणना अभी नहीं की जा सकी थी क्योंकि उसे अभी भी एबिलिटी यूजर सीढ़ी और विलपावर सीढ़ी पर चढ़ना बाकी था। तीनों एक दूसरे से बहुत निकट से संबंधित थे। क्षमता उपयोगकर्ता सीढ़ी। योद्धा सीढ़ी की तुलना में क्षमता उपयोगकर्ता सीढ़ी पर चढ़ना बहुत आसान था। जी डॉनली के अनुसार इसका मतलब यह था कि एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनका भविष्य का रास्ता अपेक्षाकृत आसान होगा और उनकी ऊपरी सीमा अधिक होगी। अंतिम सीढ़ी इच्छाशक्ति की सीढ़ी थी। ये बात उसे बहुत पहले से पता थी। तये शान के अनुसार ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को केवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता है और बाकी को संसाधनों के माध्यम से संचित किया जा सकता है। इच्छाशक्ति की सीढ़ी के तीसरे चरण पर चढ़ने का मतलब था कि व्यक्ति ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता तक पहुंच गया है। नियम अन्य 3 सीढ़ियों से अलग थे। यद्यपि इच्छाशक्ति की सीढ़ी पर भी 10,086 सीढ़ियां थीं, लेकिन जब तक किसी में उच्चतम स्तर की इच्छाशक्ति न हो, वह उन सभी को पूरा नहीं कर सकता था। किसी की इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, वो उतने ही अधिक कदम आगे बढ़ सकेगा। धप। वांग ये ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। आभासी छवियां उसकी आंखों में एक सपने की तरह भर गईं। उसने जल्दी से उन्हें दूर कर दिया और जल्द ही दूसरा कदम देखा। एक क्षण में उसकी आत्मा कांप उठी। एक शक्तिशाली ऊर्जा पहाड़ की तरह नीचे दब गई। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही वांग ये के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। कॉस्मिक लाइफ फॉर्म निश्चित रूप से इच्छाशक्ति सीढ़ी के तीसरे चरण से ऊपर थे। डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म के लिए उनकी इच्छाशक्ति को 10वें चरण से भी आगे पहुंचना था। चौथा चरण, 5वां चरण। वांग ये बहुत तेज था। 8वीं सीढ़ी तक पहुंचने पर उसे बाधा उत्पन्न होने लगी, लेकिन फिर भी वह आसानी से आगे बढ़ने में सफल रहा। 9वां कदम। उसकी इच्छाशक्ति पर दबाव बिजली की तरह गिरा और ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा को चकनाचूर कर देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर बार जब बमबारी उसे रोकती, तो वांग ये शक्तिशाली दबाव का प्रतिरोध करता और बलपूर्वक आगे बढ़ जाता। 10वां कदम। वांग यी, जिसने सोचा था कि दबाव अधिक होगा, स्तब्ध रह गया। उसके सामने विभिन्न जातियों की कई खूबसूरत औरतें प्रकट हुई। वे सुंदर और आकर्षक थीं और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। क्या ये स्मॉल वर्ल्ड एंड 0.8 से भी बेहतर नहीं था? इच्छाशक्ति की सीढ़ी उसे अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि यह उसकी इच्छाशक्ति का सबसे कमजोर बिंदु था, इसलिए 10वीं सीढ़ी पर ऐसा भ्रम दिखाई दिया। प्रलोभन का विरोध करना कठिन था, खासकर एक गर्म खून वाले आदमी के लिए। यह पूरी तरह से मानव स्वभाव के खिलाफ था। अगली बार वांग ये ने अपनी इच्छा दबा ली और बाधा पार कर गया। 11वां कदम। जीवन स्तर बढ़ने के बाद उसकी इच्छाशक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। वह देखना चाहता था कि वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। सुपरस्टार लाइफ फॉर्म के लिए इच्छाशक्ति की सीढ़ी के 30वें चरण तक पहुंचना आवश्यक था। वह इतनी दूर तक नहीं गया। यद्यपि वह 10वीं सीढ़ी पार कर गया था, फिर भी वह 14वीं सीढ़ी पर असफल हो गया। इच्छाशक्ति क्षमता 8 सितारे। इतना उच्च मूल्यांकन।
वांग ये आश्चर्यचकित था। 8 सितारा इच्छाशक्ति क्षमता का मतलब था कि वह अपनी इच्छाशक्ति को ब्लैक होल स्तर तक सुधार सकता था। मैं अभी सिर्फ एक निम्न श्रेणी का कॉस्मिक लाइफ फॉर्म हूं, लेकिन मैं पहले ही 13वें चरण पर पहुंच चुका हूं, जिसका मतलब है कि मेरी इच्छाशक्ति लगभग निम्न श्रेणी के डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म के स्तर पर है। इसलिए मेरी रेटिंग इतनी ऊंची है। अनुभव, संयम और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ इच्छाशक्ति में परिवर्तन होगा। 13वां कदम केवल अस्थायी था। जैसे ही इच्छाशक्ति सीढ़ी से उसका संभावित स्कोर सामने आया, एक योद्धा और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसके संभावित स्कोर भी प्रदर्शित हुए। योद्धा क्षमता 3 सितारे, क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता 5 सितारे। वांग ये आश्चर्यचकित था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक योद्धा के रूप में उनकी क्षमता केवल 3 स्टार थी, क्योंकि वह लगभग स्तर 3 ब्रह्मांडीय योद्धा थे। 3 तारा क्षमता का अर्थ था कि वह ब्रह्मांडीय स्तर की सीमा को नहीं तोड़ सकता था। 8 सितारा इच्छाशक्ति क्षमता के बावजूद उसे ब्रह्मांडीय स्तर को पार करने में असमर्थ माना गया। समस्या स्पष्ट रूप से उसके शरीर में थी। अर्जित पूर्ण जीन वास्तव में जन्मजात पूर्ण जीन से निम्नतर है। वांग यी को आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों 4 सितारा जीवन ग्रह को कॉलोनी ग्रह माना जाता है और 5 सितारा ग्रह को क्षेत्र माना जाता है। केवल 6 सितारा जीवन ग्रहों पर पैदा हुए लोगों को ही सामान्य मनुष्य माना जाता है। प्राणियों की ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर था। उसका शरीर वाकई साधारण था, ब्लू प्लेनेट पर भी कोई खास नहीं था। इसके अलावा उसका कोई वंश भी नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसका वर्तमान स्तर पूरी तरह से उसकी धोखाधड़ी के कारण बढ़ा है। नए स्टार स्तर पर योद्धा के रूप में उसके सुधार की गति अब उतनी तेज नहीं थी जितनी कि एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में थी। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह और भी अधिक स्पष्ट था। उसके शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच सम्मिलन अधिक नहीं था, इसलिए उसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। वांग ये ने सिर्फ इस वजह से खुद को छोटा नहीं समझा, न ही उसने हार मानी। केवल संभावित परीक्षण करके और स्वयं को पहचानकर ही अधिक लक्षित तरीके से सुधार किया जा सकता है। क्षमता सिर्फ एक संख्या थी। जमीन से जुड़े रहना ही एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने का एकमात्र तरीका था। मुझे 3 पहलुओं से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले, विकास तकनीक। इसे अड़चन पर अपग्रेड किया जाना चाहिए। तभी मेरे पास 2 बाधाओं को पार करके एक मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय योद्धा बनने और फिर एक उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा बनने का मौका होगा। दूसरी बात, मुझे ब्रह्मांडीय स्तर 9 के शिखर से डार्क एनर्जी स्तर तक की सफलता के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। 3 सितारा क्षमता का मतलब है कि मैं सामान्य रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी चमत्कारी अवसर पर विचार किए बिना मुझे संसाधनों और खजाने को तैयार करने के लिए धन की आवश्यकता है। आखिरी बात मेरी रक्तरेखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे मेरी योजना कितनी भी सही क्यों ना हो, एक अंत में डार्क एनर्जी स्तर पर रुक सकता है, और मेरी साधना गति बहुत तेज नहीं होगी। अगर मैं स्थिति को बदलना चाहता हूं, तो एक द्वारा अवशोषित रक्तरेखा महत्वपूर्ण है। एक को युद्ध प्रकार की रक्तरेखा नहीं चुननी चाहिए। मुझे ऐसी रक्तरेखा चाहिए जो मेरी ऊपरी सीमा और साधना गति को बढ़ा सके। वांग यी को इस बात का पूरा एहसास था कि योद्धा प्रतिभा की तुलना में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से अधिक थी। वह डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच सकता था। ये बात उसे बहुत समय से पता थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 स्टार क्षमता का मतलब है कि उसके लिए सुपर स्टार क्षमता उपयोगकर्ता बनना बहुत मुश्किल होगा। ये डार्क एनर्जी या मेरे शरीर की ऊपरी सीमा से संबंधित होना चाहिए। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा। अभी कोई जल्दी नहीं है। मैं डार्क एनर्जी स्तर का जीवन रूप बनने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। वर्तमान में उनकी मुख्य सफलता की दिशा ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा की ओर थी। अंक जोड़ने के लिए धोखाधड़ी से वह चिंतित नहीं था। एक समय में एक कदम। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, न तो नीले ग्रह पर, न ही विशाल ब्रह्मांड में। हालांकि उन्हें अब भी विश्वास था कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। मनुष्य प्रकृति पर विजय पा सकता है। वांग यी ने इच्छाशक्ति सीढ़ी के प्रवेश द्वार की नकल अपनी छोटी सी दुनिया में कर ली। अपने वर्तमान ब्रह्मांडीय नागरिक स्तर के कारण वह अन्य 3 सीढ़ियां नहीं हिला सकता था। इसके बाद उन्होंने एज्योर माउंटेन स्मॉल वर्ल्ड की खोज की, फिर नांते और लिंगलिंग के नागरिक नंबरों की तलाश की और उन्हें मित्र के रूप में जोड़ा। वे ब्रह्मांडीय नागरिक नहीं थे, बल्कि एज्योर माउंटेन स्मॉल वर्ल्ड में पंजीकृत नागरिक थे। वे अपनी इच्छा से अन्य छोटे संसारों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें प्रवेश के लिए आमंत्रित कर सकता था। नीला ग्रह छोटा ग्रह, लिंगलिंग जो सफेद कपड़े पहने हुए था, आश्चर्य से भर गया। नांते ने इधर उधर उड़कर देखा। ये बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं है। वांग ये ने कहा, नए बनाए गए एक सितारे वाले छोटे विश्व का व्यास केवल 10,000 किलोमीटर है। इसकी तुलना एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं की जा सकती।
हालांकि आप मेरी वर्चुअल दुनिया में प्रतिबंधित नहीं होंगे। आपके पास ज्यादा आजादी होगी। जब समय आएगा तो मैं उन कार्यों को लाऊंगा जिन्हें मैं मुख्य वर्चुअल दुनिया से दोहरा सकता हूं। एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में कई कार्य व्यक्ति के नागरिक स्तर तक सीमित थे। यह क्या है? नेंटे ने एकमात्र प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। इच्छा शक्ति की सीढ़ी जो आपकी इच्छा शक्ति की क्षमता का परीक्षण करती है। आप इसे आजमा सकते हैं, वांग ये ने कहा। इसके अलावा मुफ्त टेम्पलेट्स का उपयोग करके घर बनाने के लिए जगह खोजें। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी जगह चुन सकते हैं। ठीक है। नेंटे अधीरता से अंदर भागा। दूसरी ओर लिंगलिंग ने बड़े उत्साह से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। एज्योर माउंटेन वर्चुअल वर्ल्ड में मुख्य वर्चुअल वर्ल्ड की तरह ही सभी घरों पर शुल्क लगाया गया था। जी जाजी, आपने इसका नाम ब्लू प्लैनेट स्मॉल वर्ल्ड क्यों रखा? लिंगलिंग ने निर्माण करते हुए पूछा। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ब्लू प्लैनेट भविष्य में एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र बन सकता है। वांग ये मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जल्द से जल्द खरीद सकता हूं। फिर ब्लू प्लैनेट स्मॉल वर्ल्ड को शुरुआती बिंदु के रूप में लेकर ब्लू प्लैनेट के लोग धीरे धीरे ब्रह्मांडीय में कदम रख सकते हैं। तुम वाकई बहुत महत्वाकांक्षी हो। लिंगलिंग ने अपनी नाक सिकोड़ ली। ये कभी सफल नहीं होगा। कौन जानता है? वांग ये ने कंधे उचकाए। आभासी दुनिया बहुत बड़ी थी। यह एक और वास्तविक दुनिया थी। यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना किसी चिंता के रह सकता था और जो भी वह करना चाहता था वह कर सकता था, बशर्ते उसके पास पैसा हो। पैसे के बिना भी वे आनंद ले सकते थे। ये स्थान वास्तविक दुनिया से कहीं अधिक आरामदायक था। वांग यी ने अपने छोटे से विश्व में सैकड़ों घटकों की नकल करने के बाद ब्लू प्लैनेट स्मॉल वर्ल्ड को एक बुनियादी क्रम और पैमाना प्राप्त हुआ। इसके बाद वांग ये ने कॉस्मिक बैंक के बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 2 में प्रवेश किया। निवेश, वित्तीय प्रबंधन, ऋण जैसे वित्तीय मामलों के साथ साथ जीवन ग्रहों, खनिज ग्रहों, ऊर्जा ग्रहों और यहां तक कि संपूर्ण आकाशगंगाओं की खरीद बिक्री भी यहां की जा सकती है। मुख्य आभासी दुनिया के समान ये भी एक पिरामिड संरचना थी। हालांकि यहां पदानुक्रम को कॉस्मिक नागरिक स्तर से विभाजित नहीं किया गया था। इसके बजाय इसे किसी के कॉस्मिक बैंक कार्ड स्तर से विभाजित किया गया था। इसका स्थिति या ताकत से कोई लेना देना नहीं था। प्रथम विश्व क्षेत्र के लिए 1 सितारा लाल कार्ड की आवश्यकता थी। द्वितीय विश्व क्षेत्र के लिए 2 सितारा नारंगी कार्ड की आवश्यकता थी। तृतीय विश्व क्षेत्र के लिए 3 सितारा पीला कार्ड की आवश्यकता थी। ... कॉस्मिक बैंक की आभासी दुनिया कुछ शब्दों पर संचालित होती थी। वे केवल धन को पहचानते थे, लोगों को नहीं। काश विद्यार्थी ऋण होते। वांग ये ने आभासी कॉस्मिक बैंक में प्रवेश किया। 80% से अधिक कारोबार यही संभाला जा सकेगा और यह काम एआई द्वारा पूरा किया जाएगा। अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की थी। चाहे वह संभावित बिंदु हो या ऊर्जा क्रिस्टल, दोनों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती थी। हालांकि कॉस्मिक बैंक ऋण स्वीकृति के मामले में बहुत सख्त था। वे केवल तभी ऋण स्वीकृत करते थे जब किसी की स्थिति बहुत अच्छी हो। अन्यथा वे केवल बंधक ऋण स्वीकृत करते थे। समस्या ये थी कि वांग यी के पास बंधक ऋण के लिए आवेदन करने हेतु कुछ भी नहीं था। नानते का मूल्य अधिक नहीं था। वांग ये आश्चर्यचकित था क्योंकि वह उत्सुकता से अपने सामने की संख्या को देख रहा था। क्या वास्तव में उनके पास 100 कॉस्मिक डॉलर का कोटा था? यह एक सुरक्षित ऋण है। वांग ये ने नीचे देखा। ये क्रेडिट ऋण जैसा ही था, लेकिन ब्याज दर कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक गांटर था। यदि वह ऋण चुकाने में असमर्थ होता तो उसका गांटर उसका ऋण चुकाता। गांटर युनलाई। वांग ये समझ गए। दूसरा पक्ष काफी अच्छा व्यक्ति था। उसने उससे केवल 4.5 कॉस्मिक डॉलर कमाए थे, फिर भी वह उसके लिए 100 कॉस्मिक डॉलर की बड़ी रकम की गारंटी देने को तैयार था। चाहे उसने ऋण लिया हो या नहीं, वह उसका एहसानमंद तो था। पहचान सत्यापन के बाद प्रक्रियाएं तुरंत पूरी कर ली गईं। अब उनके कार्ड पर 100 कॉस्मिक डॉलर थे, जिन पर 10 वर्षों के लिए 1% की वार्षिक ब्याज दर थी। ये ज्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन ब्रह्मांड में 10 साल पलक झपकते ही बीत जाते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कॉस्मिक बैंक 7 सर्वोच्च गुटों में सबसे धनी है। वांग ये ने वास्तव में 10 कॉस्मिक डॉलर के ब्याज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। यदि उसे अभी 1000 कॉस्मिक डॉलर उधार मिल जाए तो भी वह सब ले लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ताकत ही परम सिद्धांत था। जब उसकी ताकत बढ़ गई तो क्या उसे तब भी डर रहेगा कि वह पैसा नहीं कमा पाएगा? ... वांग ये ने सभ्यता अनुसंधान संस्थान के वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 3 में प्रवेश किया। पिछली 2 आभासी दुनियाओं से अलग यहां केवल ज्ञान को ही मान्यता दी गई थी। सभ्यता अनुसंधान संस्थान द्वारा शैक्षणिक योग्यता, उपलब्धियां, शोध परिणाम आदि सहित ज्ञान की समीक्षा की जाएगी और रैंकिंग दी जाएगी।
सामान्यतः क्लास आई सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी से स्नातक करने वालों के पास एक स्टार ज्ञान होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यताएं भी शामिल होंगी, परंतु उस तक सीमित नहीं होंगी। आखिरकार कई बड़े लोगों, नवोन्मेषी और अनुसंधान प्रतिभाओं के पास उच्च शैक्षणिक योग्यता नहीं हो सकती है। वर्तमान में वांग ये केवल एक सितारा विश्व क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। नामांकन स्वीकार किया गया। पहचान सत्यापन सफल हुआ। वांग ये ने आवेदन पूरा किया। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 3 में कक्षाएं आयोजित कर रही थी। अगले 10 वर्षों में वह ऑनलाइन कक्षाएं लेने में सक्षम हो जाएंगे। छात्र का दर्जा बरकरार रखें और नामांकन स्थगित करें। वांग ये का आवेदन स्वीकृत कर दिया गया। सामान्यतः सर्वोच्च मानव अकादमी में प्रवेश करने के बाद कोई व्यक्ति अपना पता भरता है और फिर अकादमी उसे लेने के लिए एक अंतरिक्ष यान की व्यवस्था करती है। हालांकि कई परीक्षार्थियों के पास कुछ समस्याएं थी या अन्य कारण थे जिनके कारण वे अस्थायी रूप से नामांकन कराने में असमर्थ थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 वर्षों तक अपना छात्र दर्जा बरकरार रख सकता है। इस अवधि के दौरान वे किसी भी समय प्रवेश के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामांकन हो जाने के बाद छात्रों को छुट्टियों के अलावा किसी भी दिन अकादमी से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। मैं अब सैन्य रणनीति विभाग में प्रवेश कर सकता हूं। वांग ये ने सैन्य रणनीति विभाग की ऑनलाइन अकादमी में प्रवेश किया। इसमें बहुत सारी जानकारी, क्लासिक मामले, सैन्य ज्ञान, साथ ही कई रिप्लेबल लाइव स्ट्रीम वीडियो थे जिन्हें अनुभव किया जा सकता था। इसमें मूल्यांकन और सैन्य टेबल सिमुलेशन की यथार्थवादी लड़ाइयां शामिल थीं। वह सैन्य रणनीति विभाग में उन्हें बार बार आजमा सकता था। वह उन्हें फिलहाल एक तरफ रख देगा। सैन्य शिविर में प्रवेश करने से पहले वह इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। अपनी ताकत को बढ़ाना और उसमें सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। बड़ा आभासी विश्व क्रमांक 4 आदिम तारा। बिग वर्चुअल वर्ल्ड नम 5 मार्शल एक्सट्रीम डोजो। बड़ा आभासी विश्व नम 6 क्षमता टॉवर ऑफ बेबेल। 3 महान खेती के मैदान। प्रिमोडियल स्टार विकास तकनीकों को समझने के लिए था। मार्शल एक्सट्रीम डोजो युद्ध तकनीकों की खेती के लिए था। एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल क्षमता मंत्रों की खेती के लिए था। एट नोबल एट आदिम तारा। सटीक रूप से कहें तो यह कोई तारा नहीं, बल्कि एक विशाल आकाशगंगा थी। करोड़ों ग्रह 2 खगोलीय पिंडों के इर्द गिर्द घूमते थे, एक लाल और दूसरा नीला। एक आदिम तारा था और दूसरा प्राचीन तारा था। ऐसा कहा जाता है कि वे ब्रह्मांडीय अस्तित्व से भी पुराने हैं। मानव आभासी ब्रह्मांड ने आदि तारे के मूल शरीर का 1 अरबवां भाग प्रक्षेपित किया। वांग यी एक उपग्रह पर उतरे और अनंत युगों से 2 प्राचीन खगोलीय पिंडों को देखा। वे पारलौकिक अस्तित्व थे। मानव जाति की सभी विकास तकनीकें आदिम तारे और प्राचीन तारे से उत्पन्न हुई हैं। दूर से देखने पर वांग ये विस्मय से भर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चाहे वह योद्धा विकास तकनीक हो या क्षमता उपयोगकर्ता विकास तकनीक, वे दोनों ही आदिम तारे और प्राचीन तारे की कल्पना के माध्यम से मानव विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई थी, फिर चरण दर चरण परिपूर्ण की गई। अब तक मानव आभासी ब्रह्मांड में दर्ज विकास तकनीकों की संख्या 100 मिलियन से अधिक हो गई है। विकास तकनीकों को विकसित करने के 2 तरीके थे। एक तरीका यह था कि अपनी चेतना को विकास की तकनीकों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एकीकृत किया जाए। दूसरा लक्ष्य आदिम तारे और प्राचीन तारे की कल्पना करना तथा अद्वितीय विकास तकनीकों की खोज करना या उनका सृजन करना था। पहला विकल्प सरल था। वह सहजता से कोई विकास तकनीक अपना सकता था, लेकिन हो सकता है कि वह उसके लिए उपयुक्त न हो। दूसरा विकल्प किसी को अपने लिए सबसे उपयुक्त विकास तकनीक बनाने की अनुमति देता है। बेशक अब जो विकास तकनीक बनाई गई है, वह संभवतः पहले से ही बनाई गई और परिपूर्ण थी, ठीक उसी तरह जैसे संगीत का एक टुकड़ा जो पहले से ही बनाया गया था। यह एक खोज से अधिक कुछ था। हालांकि यह सिर्फ एक खोज थी, लेकिन इसमें एक फायदा था। खोजी गई विकास तकनीक उस व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी जिसने इसे खोजा था। बल्कि चूंकि यह पहले से ही पूर्ण हो चुका था, इसलिए साधना की दक्षता और भी अधिक थी। नई विकास तकनीक बनाने के लिए ऊर्जा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसमें कोई चक्कर नहीं होगा। वांग ये ने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि पहला विकल्प किसी भी समय लागू किया जा सकता था। इसके अलावा एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिकों पर प्रतिबंध बहुत अधिक थे और कई विकास तकनीकों को अभी तक नहीं देखा जा सका था। दूसरा विकल्प उसके लिए सबसे उपयुक्त था। भले ही उसने विकास तकनीक की केवल शुरुआत ही की हो, फिर भी वह अपने अंक जोड़ने वाले धोखे से उसे चरण दर चरण उन्नत कर सकता था। आदि तारे, ग्रहों, उपग्रहों और यहां तक कि टूटे हुए उल्कापिंडों पर अनगिनत युगों पहले के रहस्य अभी भी मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वह आदि तारे के मूल पिंड के 1 अरबवें भाग के प्रक्षेपण से ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था।
यदि वह वास्तव में कुछ खोजना चाहता था और अवसर प्राप्त करना चाहता था, तो उसे वास्तविक आदिम तारे में प्रवेश करना होगा। 7 सर्वोच्च गुटों में से इस गुट से अवसर प्राप्त करना सबसे आसान था, फिर भी यह सबसे रहस्यमय गुट था। ब्रह्मांड में आदि तारे का कोई भी निशान कोई नहीं पा सका। प्रिमोर्डियल स्टार लगभग कभी भी खुले तौर पर ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं की भर्ती नहीं करता है। इसके विपरीत, जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रतिभा है, वह किसी भी समय मार्शल एक्सट्रीम डोजो और एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल में शामिल हो सकता है। मानव आभासी ब्रह्मांड और वध की अनंत दुनिया ने हर युग में प्रतिभा चयन युद्ध का आयोजन किया। दोपहर के 1:48 कॉस्मिक बैंक और सभ्यता अनुसंधान संस्थान ने हमेशा उत्तराधिकार और चयन प्रणाली को बनाए रखा है। फिर भी आदिम तारे के लिए प्रशंसा से भरे अनगिनत युवा प्रतिभावानों के पास प्रवेश का कोई रास्ता नहीं था। प्राचीन अवसरों, प्राइमर्डियल स्टार और प्राचीन स्टार के अलावा प्राइमोर्डियल स्टार में ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन पुस्तकें और जानकारी भी थी। इसे कॉस्मिक लाइब्रेरी कहा जा सकता है। मानव आभासी ब्रह्मांड में इसका केवल 1% ही सार्वजनिक किया गया। फिर भी ये किसी के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए पर्याप्त था। इसने 2 सुपर कॉस्मिक अकादमियों के अनगिनत विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के बुनियादी ज्ञान मूल्यांकन में पूछे गए प्रश्न द प्राइमर्डियल स्टार में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के 1% से आए थे। वांग ये को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह उपग्रह से दूर टेलीपोर्ट हो गया। ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश में तैरते हुए उसने दूर से आदि तारे और प्राचीन तारे को देखा। आसपास का तारों वाला आकाश अनंत प्रकाश बिंदुओं से भरा हुआ था। वे तारे नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय मनुष्य थे। वे सभी आदि तारे की कल्पना कर रहे थे और अपनी विकास तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मानव आभासी ब्रह्मांड में कोई भी खेती कर सकता है। इसके अलावा खेती का समय वास्तविक दुनिया का केवल 10वां हिस्सा था। हालांकि ये केवल क्षेत्रों को विकसित करने और समझने की क्षमता तक ही सीमित था। यहां शरीर को कठोर बनाने और ताकत बढ़ाने का कोई उपाय नहीं था। कितनी तेज धड़कन वाली अनुभूति। वांग ये ने आदिम तारे और प्राचीन तारे को देखा। दोनों आकाशीय पिंड उसकी ओर एक जोड़ी आंखों की तरह देख रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आत्मा कांप उठी। उसका दिल धड़क उठा। वह जितना करीब आता, धड़कन उतनी ही गहरी होती जाती। विकास तकनीक की धारणा जितनी मजबूत होगी, सृजन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सूश सूश सूश। वांग ये ने तुरंत टेलीपोर्ट किया और पास आता रहा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी आत्मा और अधिक गहराई से प्रभावित होती गई। इसकी एक सीमा थी। यह एक परवलय की तरह था। उच्चतम बिंदु पर व्यक्ति की समझ सबसे गहरी थी। अगर वह बहुत करीब आ जाता तो उसकी आत्मा पर बहुत दबाव पड़ता। प्राइमर्डियल स्टार और प्राचीन स्टार की धड़कन बहुत तीव्र होती, जिससे विकास तकनीक के निर्माण पर असर पड़ता। वह इसमें डूब गया और महसूस करने लगा कि वह नई तारा विकास तकनीक का अभ्यास और समझ कर रहा है। ये चेतना के क्षेत्र में उनकी तीव्र प्रगति के समान ही था। हालांकि न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक उनके लिए सबसे उपयुक्त विकास तकनीक नहीं थी, क्योंकि यह एक मानक विकास तकनीक थी। इसका निर्माण और परिवर्धन एक मानव विशेषज्ञ द्वारा किया गया था, तथा प्रत्येक एक स्टार ब्रह्मांडीय नागरिक इसका संवर्धन कर सकता था। इसकी साधना में कोई पक्षपात नहीं था। योद्धा और क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में व्यक्ति की शक्ति एक ही समय में लगातार बढ़ती जाती थी। यह उन ब्रह्मांडीय मनुष्यों के लिए उपयुक्त था जो दोनों मार्गों की साधना करते थे या जो नहीं जानते थे कि कौन सा मार्ग अपनाना है। ब्रह्मांडीय मानव जो एक मार्ग चुनते हैं, वे आमतौर पर अधिक सटीक विकास तकनीक चुनते हैं, जिससे उनकी साधना की गति बढ़ जाती है। आदिम तारे के बारे में मेरी कल्पना प्राचीन तारे से अधिक मजबूत है, वांग ये ने सोचा। आदिम तारा क्षमता उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता था और प्राचीन तारा योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करता था। यह स्पष्ट था कि वह क्षमता उपयोगकर्ता के मार्ग पर चलने के लिए अधिक उपयुक्त था। उसके संभावित परीक्षण के परिणाम ने भी यही दर्शाया था। मुझे पहले आदिम तारे की कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वांग ये अच्छी तरह से जानता था कि बहुत कम विकास तकनीकें थीं जिन्हें एक ही समय में विकसित किया जा सकता था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक ही समय में 2 अलग अलग खेलों का अभ्यास करना। गैर पेशेवर स्तर पर यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक ही समय में 2 खेलों में दुनिया का नंबर 1 बनना मुश्किल था, चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। अब वह दोनों तारों को एक ही समय में नहीं देख पाता था। वांग ये ने नीले आकाशीय पिंड प्राइमर्डियल स्टार की कल्पना पर ध्यान केंद्रित किया। यह उसके गृहनगर जैसा था। उसकी चेतना उसमें डूब गई और वह शीघ्र ही एक अवस्था में पहुंच गया। अन्य ब्रह्मांडीय मनुष्यों की तरह वह ब्रह्मांडीय और आदिम तारे के साथ विलीन हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मानसिकता आदिम तारे में घूम रही हो। उसका तारा केंद्र एक ग्रह की तरह आदिम तारे के चारों ओर घूमता था। एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति ने तारा केंद्र को अपनी ओर आकर्षित किया। दोनों एक दूसरे के साथ एक माँ और बच्चे की तरह बेवजह संगत थे। दोनों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश और ऊर्जा एक दूसरे को ओवरलैप और इंटरसेक्ट करती है। आदिम तारा हर बच्चे का पालन पोषण करता था। उसका प्रकाश तारे के केंद्र में प्रवेश करता था और उसे घेर लेता था। अचानक स्टार कोर के अंदर जेड नक्काशी प्रकाश गेंद नंबर 6 जलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उसने असीम ऊर्जा और अंतहीन प्रकाश छोड़ा और हिंसक रूप से हिल रहा था। इसी समय आदि तारे की चमक भी बहुत बढ़ गई। आदि तारे पर अचानक परिवर्तन। उपग्रहों पर सुपरस्टार स्तर और ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या यह एक भ्रम था? मुझे तो बस आदिम तारे में आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज को बुला रहा हो। उस पल आदिम तारा और प्राचीन तारा पिता और माता की तरह थे। शिक्षकों ने हमेशा कहा है कि आदिम ग्रह में चेतना और जीवन है। मैं पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करता हूं। यह एक सचेत भावनात्मक उतार चढ़ाव था। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हो सकता है कि आदिम तारा और प्राचीन तारा एक दूसरे से रगड़ खा रहे हो। मुख्य तारे पर अनेक अमर जीवन रूपों और अनंत जीवन रूपों ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह हो सकता है कि आदिम तारे से कोई व्यक्ति सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है? ऐसा नहीं लगता। कोई शुभ दृश्य नहीं है। यह संभव है कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने कोई परम विकास तकनीक बनाई हो। हे, क्या होगा अगर यह सिर्फ एक जूनियर है जिसने एक प्राचीन अवसर को ट्रिगर किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आदिम तारा और प्राचीन तारा एक नए मुख्य तारे को जन्म देने की तैयारी कर रहे हो? मैं तारांकन तारांकन मानव आभासी ब्रह्मांड की आभासी दुनिया क्रमांक 4 में आदिम सितारा। वांग यी पूरी तरह से डूब गया था, मानो वह आदि तारे में प्रवेश कर गया हो। एक नीला तारा उसके बहुत करीब था, जो एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था। यह प्राइमवल स्टार था जो क्षमता उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता था। प्राइमवल स्टार के इर्द गिर्द अनगिनत ग्रह थे, बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर ऊर्जा वाले। वे प्राइमवल स्टार के इर्द गिर्द व्यवस्थित तरीके से घूमते थे, अनगिनत सालों में धीरे धीरे बढ़ते हुए पोषित होते थे। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं थी, न ही यह डार्क एनर्जी थी। प्राइमवल स्टार द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पहले ही उसकी समझ से परे थी। भले ही ये थोड़ी सी ही थी, लेकिन ये पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ये स्वर्ग जैसा था। असीम ऊर्जा के पोषण के अंतर्गत एक मंद समझ उसके हृदय में प्रवेश कर गई। उसे कुछ अस्पष्ट रूप से समझ में आया, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि यह बहुत गहरा था। उसके शरीर की बेड़ियां खुलती हुई प्रतीत हो रही थी। बहुत दिनों के बाद अचानक उसकी मानसिकता हिल गई। वांग ये, जो अपने कल्पना में डूबा हुआ था, अचानक जाग उठा। प्रबोधन। वह तुरंत समझ गया। धागे एकत्र होकर एक संपूर्ण विचार का निर्माण करते हैं। यह बहुत भद्दा था, लेकिन यह वास्तविक और शक्तिशाली था। यह उस नई तारा विकास तकनीक से कहीं आगे निकल गया जिसे वह वर्तमान में विकसित कर रहा था। प्राइमवल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक एफ। असीम ऊर्जा उत्तरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी तुरंत ही मानव आभासी ब्रह्मांड से अलग हो गया और वास्तविकता में लौट आया। उसका शरीर प्रकाश की एक धुंधली परत से ढका हुआ था, और उसकी मानसिकता तीव्र रूप से उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। सभी दिशाओं से असीम ऊर्जा एकत्रित होकर उसके मन में विलीन हो गई। तारे का केंद्र फट गया, और जेड नक्काशी प्रकाश गेंद N0.6 ने ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से अवशोषित कर लिया। धमाका। असीम ऊर्जा ने उनके मानस को अजेय गति से विस्तारित किया। कॉस्मिक स्तर 3 क्षमता उपयोगकर्ता। कॉस्मिक स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता। निम्न श्रेणी ब्रह्मांडीय जीवन रूप योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मध्यम श्रेणी ब्रह्मांडीय जीवन रूप। विस्तार के बाद ऊर्जा ने उसे पागलपन की तरह पोषित करना जारी रखा। ये परिवर्तन केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अवशोषण में वृद्धि के कारण नहीं थे, बल्कि उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन के कारण थे। घर बनाने की तरह ही न केवल घर के नवीनीकरण का काम तेजी से किया गया, बल्कि घर को एक छोटे से बंगले से एक बड़े विला में बदल दिया गया। यह एक मौलिक परिवर्तन था। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में उनकी धारणा और अपनी क्षमता पर नियंत्रण दोनों एक ही समय में बेहतर हो रहे थे। उसका शरीर भी उसी समय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, लेकिन मानस के अवशोषण और परिवर्तन की तुलना में यह निम्नतर था। फिर भी यह एक स्तर के उन्नयन को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। कॉस्मिक स्तर 2 कॉस्मिक योद्धा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन कॉस्मिक स्तर 3 योद्धा। वांग ये ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। सबसे बड़ा अंतर लेवल 2 से लेवल 3 में नहीं था, बल्कि यह मानस के समान ही था।
ये संक्षेप में एक बपतिस्मा, एक छलांग और जीवन स्तर में एक उदात्तीकरण था। जिस क्षण उसने आदि ब्रह्मांड विकास तकनीक को समझ लिया, उसका पुनर्जन्म हो गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण धीरे धीरे कमजोर होता गया। अपने शरीर और मानस में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस करते हुए वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। स्तर 3 ब्रह्मांडीय योद्धा 13%। ब्रह्मांडीय स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता 85%। वह एक ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में एक पूरे स्तर तक बढ़ गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे अन्य विकास तकनीकें कभी हासिल नहीं कर सकी। और आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक अभी केवल चरण 1 पर थी। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 1000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग ये दंग रह गया। केवल चरण 1 से चरण 2 तक ही 1 मिलियन संभावित बिंदु। ये न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक को 5 से 6 चरणों तक उन्नत करने के लिए आवश्यक राशि थी। ये चौंकाने वाला था। क्या मैं वास्तव में प्राइमल स्टार की कल्पना कर सकता हूं और ऐसी अद्भुत विकास तकनीक को समझ सकता हूं? वांग ये ने उसकी प्रतिभा और समझ की प्रशंसा की, भले ही वह जानता था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुख्य बात जेड नक्काशी प्रकाश गेंद संख्या 6 और प्राइमल स्टार के बीच संगतता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा सौदा हासिल कर लिया हो। लेकिन इसकी परवाह किसे थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। जेड नक्काशी प्रकाश गेंद नंबर 6 उसके स्टार कोर में मौजूद थी और यह उसका धोखा था। किसी खेती की तकनीक की ताकत को उसमें सुधार के लिए आवश्यक संभावित बिंदुओं से देखा जा सकता है। नई स्टार इवोल्यूशन तकनीक के पहले उन्नयन के लिए 10,000 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता थी, जो लड़ाकू ऊर्जा और संपीड़न मंत्र के उन्नयन के समान था। यह मानक था। उन्होंने पहले कभी ब्रह्मांडीय स्तर की विकास तकनीक का प्रयास नहीं किया था, लेकिन स्थानिक नियंत्रण और संघनन मंत्र के लिए पहला उन्नयन 50,000 संभावित अंक था। स्पष्ट रूप से यह ब्रह्मांडीय स्तर का मानक था। 1 मिलियन तो उससे भी कहीं अधिक है। यह निश्चित रूप से एक सुपर इवोल्यूशन तकनीक थी, जिसे वह एक स्टार कॉस्मिक नागरिक के रूप में अपने वर्तमान स्तर पर प्राप्त नहीं कर सकता था। प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक के साथ आया सबसे बड़ा परिवर्तन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण या शक्ति के स्तर में परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसके शरीर और मानस के सार में परिवर्तन था। चलो फिर से मेरी क्षमता का परीक्षण करते हैं। वांग ये का दिल धड़क उठा जब वह फिर से मुख्य आभासी दुनिया में प्रवेश किया। जल्द ही परीक्षण पूरा हो गया। इच्छा शक्ति क्षमता 8 सितारे, योद्धा क्षमता 4 सितारे, क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता 6 सितारे। इस तथ्य के अलावा कि उसकी इच्छाशक्ति क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया था, उसकी योद्धा क्षमता और योग्यता उपयोगकर्ता क्षमता दोनों में 1 स्टार की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब था कि उसकी ऊपरी सीमा बढ़ गई थी। यह तो आदि ब्रह्मांड विकास तकनीक के प्रथम चरण द्वारा लाया गया परिवर्तन मात्र था। संभावित परीक्षण का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे बांधने वाली बेड़ियां ढीली हो गई थी। भविष्य आशाजनक था। क्या यह एक संयोग था? वांग ये ने आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक को समझने की पूरी प्रक्रिया का आनंद लिया। यह एक संयोग जैसा था, लेकिन ऐसा भी लगा कि यह नियति ही थी। उन्होंने वास्तव में खुद को प्राइमल स्टार की कल्पना में नहीं डुबोया जैसा कि जियाओयू ने कहा था। यह ऐसा था जैसे उन्हें कल्पना में लाया गया था। और इस सब का मूल था जेड नक्काशी प्रकाश गेंद नंबर 6। ऐसा लगता है कि मेरे धोखे का आदिम तारे से कोई अज्ञात संबंध है। वांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ था। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने पुनः प्रयास करने के लिए प्रिमोडियल स्टार की वर्चुअल दुनिया संख्या 4 में प्रवेश किया। हालांकि अब उसे पहले जैसी अनुभूति नहीं हो रही थी। सब कुछ बहुत सामान्य था, यहां तक कि प्राइमल स्टार की कल्पना करने से भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पहले जो कुछ भी हुआ था वह महज एक संयोग था। अगर मुझे असली आदिम तारे में प्रवेश करने का मौका मिले तो शायद मुझे इसका उत्तर मिल जाए। वांग ये ने मानव आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया। इस दृश्यांकन में बहुत समय लग गया और जहाज पर पुनः चढ़ने से पहले केवल 2 दिन ही बचे थे। स्टार ट्रैवलर इन के बाहर, वांग ये, नांते और लिंगलिंग ने शिनरैन को विदाई दी। सुप्रीम ह्यूमन अकादमी का स्टारशिप आ चुका था और उसे 7 सितारा जीवन ग्रह पर ले जा रहा था। अकादमी में प्रवेश के बाद मूल रूप से बंद कमरे में ही पढ़ाई होती थी। बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं होती थी और छात्रों को अपनी इच्छा से अकादमी छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 100 साल बाद मिलेंगे। वांग ये ने शिनरैन को कसकर गले लगाया। हाँ, शिनरैन ने अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया, उसकी आवाज घुट रही थी। वह वांग यी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका एक सपना था जिसे वह पूरा करना चाहती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह फूलदान या कोई सहायक वस्तु नहीं बनना चाहती थी। भविष्य बहुत लंबा था, तो ये कहावत 100 साल के आनंद की उत्पत्ति है। नैंटे को अचानक समझ आ गया।
एट नोबलबन एट लिंगलिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई। अगर शिनरान को कक्षा 2 अकादमी में प्रवेश मिल जाता है तो ये सिर्फ 100 साल नहीं होगा, यह 1000 साल भी हो सकता है। तो फिर 1000 साल का प्यार। नेंटे ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाईं। मेरे जैसा बनना बेहतर है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तभी मैं भाला चलाने की कला सीखने के लिए खुद को समर्पित कर सकता हूं। समस्या यह है कि आप जीजाजी को वैसे भी नहीं हरा सकते, लिंगलिंग ने जवाब दिया। बकवास। नांते ने उसे घूर कर देखा। मैंने स्टेज 4 स्पेटियल कंट्रोल को समझ लिया है। अगर हम सिर्फ योद्धाओं के तौर पर अपनी ताकत की तुलना करें तो वांग ये शायद मेरा मुकाबला न कर पाए। लिंगलिंग ने मुंह बनाया। तुम सच में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते। मेरे जीजाजी बहुत पहले ही स्टेज 4 स्थानिक नियंत्रण और स्टेज 6 लड़ाकू ऊर्जा तक पहुंच चुके हैं। वे पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं। अगर तुम दोनों योद्धाओं के रूप में अपनी ताकत की तुलना करें तो तुम हार जाओगे। अगर हम तुम्हारी क्षमता उपयोगकर्ताओं के रूप में ताकत को जोड़ दें तो तुम 3 चाल भी नहीं चल पाओगे। असंभव। नंटे अचंभित रह गया। वांग ये ने गुप्त रूप से कब खेती की? यह आदमी सारा दिन महिलाओं के पीछे लगा रहता था, लेकिन सोचिए उसकी साधना की गति उससे भी अधिक तेज थी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? वांग ये शिनरैन को विदा करने के बाद उसके पास आया। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी कितनी भाभियां होंगी। लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए वांग ये की ओर देखा। अचानक उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह नाक भान सिकोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें अनदेखा कर रही हूं, बिगरेल। हे मन पढ़ना। इसे फिर से पढ़ो। वांग यी, क्या हम सचमुच इसमें शामिल होने जा रहे हैं? नांते ने कहा। क्या आपके पास कोई और अच्छा सुझाव है? वांग ये ने उसकी ओर देखा। कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन में शामिल हो जाओ और कॉस्मिक एडवेंचरर बनो। कॉस्मिक समुद्री लुटेरों को मारो और इनाम पाओ। नांते की आंखें उत्साह से चमक उठी। कॉस्मिक समुद्री डाकू उतने कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं, वांग ये ने कहा। खासकर वे जिनके पास इनाम है। वे सभी काफी सक्षम हैं। कॉस्मिक स्तर अभी भी बहुत कमजोर है। हम सैन्य शिविर में सिर्फ तोप का चारा है। भले ही हम कॉस्मिक साहसी बन जाएं, वे खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। नांते की भी अपनी राय थी, लेकिन योजना बनाने के मामले में वांग यी उससे कहीं बेहतर था। पिटाई खाने से बेहतर था कि भाला चलाने के अभ्यास पर ध्यान दिया जाए और बाकी काम वांग यी पर छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ एक बदलाव है। हम वास्तव में कॉस्मिक समुद्री डाकू नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा हरिकेन समुद्री डाकू इतने बुरे नहीं हैं, वांग ये ने कहा। उनके काम करने का तरीका सही नहीं है, लेकिन कम से कम वे बुरे तो नहीं हैं। यह मत भूलिए कि हम अभी भी चिमिंग परिवार के इलाके में हैं। एक बार जब हम जियापू ग्रह छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा संभावना है कि हम पर हमला किया जाएगा। सबसे पहले हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा अभी अभी खुली है। हर कोई वर्महोल, खजाने और अवसरों की तलाश में है। ये हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है। अभी भी 2 दिन बाकी हैं। जो तैयारी करनी है उसे तैयार कर लें। ठीक है। वांग यी ने कॉस्मिक बैंक से उधार लिए गए सभी कॉस्मिक डॉलर खर्च कर दिए। उसने ऊर्जा क्रिस्टल खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी उसे उनकी जरूरत नहीं थी। आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक को विकसित करने से उसे एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में और भी तेजी से सुधार करने की अनुमति मिलेगी। संभावित बिंदु सबसे व्यवहारिक थे। डेमन्स एंड डेविल्स स्लेव वेन्यू और माइरियड रेस स्लेवरी फैन की यात्रा करने के बाद उन्होंने बहुत सारे कॉस्मिक डॉलर खर्च किए और 6.07 मिलियन संभावित अंक प्राप्त किए। पैसा कमाओ। वांग यी के दिमाग में बस यही एक वाक्य बचा था। उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की इस यात्रा से धन कमाना होगा तथा बहुत सारे संभावित अंक अर्जित करने होंगे। 2 दिन बाद वे तीनों अंतरिक्षयान हरिकेन पर वापस लौट आए। एक एक करके ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू संतुष्ट होकर लौटे और इस बात पर चर्चा करने लगे कि कौन सी लड़की सेक्स में बेहतर है। उन्होंने अपना सारा धन इन 10 ब्रह्मांडीय दिनों में दूसरों के सुख सुविधाओं का आनंद लेने में खर्च कर दिया था। कमांडर यूमिन को पहले से ही इसकी आदत थी। उसने लोगों की संख्या गिनी और दरवाजा बंद कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तूफान ने शियापू ग्रह को छोड़ दिया। अगला पड़ाव प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा था। शियापू ग्रह से निकल आए हैं। वांग ये ने स्टारशिप के बाहर के नजारे को देखा। कृत्रिम वर्महोल से गुजरने के बाद शियापू ग्रह बिना किसी निशान के तेजी से गायब हो गया। यह पहली बार था जब वह सचमुच ब्रह्मांडीय मानवीय दुनिया के संपर्क में आया था, और इससे उसे जो झटका लगा वह उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था।
ये बहुत बड़ा था, चाहे वे ब्रह्मांडीय राष्ट्र हों, स्टारफील्ड साम्राज्य हों, शाश्वत राष्ट्र हों, 7 सर्वोच्च मानव गुट हों या 18 शीर्ष गुट हों, वे सभी उसे महत्वहीन महसूस कराते थे। हालांकि ये वास्तव में इसी वजह से था कि उन्हें अंतहीन अवसरों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ। हालांकि ऊपरी क्षेत्र में लड़ाई की मनाही है, लेकिन दुश्मन के इलाके में रहना अभी भी बहुत डरावना है, नांते ने बिस्तर पर लेटे हुए बड़बड़ाया। तुम बेकार में इतने लंबे हो। तुम चूहे की तरह डरपोक हो। लिंगलिंग ने व्यंग्य किया। तुम इतने बोल्ड हो कि तुम्हारी कोई लंबाई ही नहीं है, नैंटे ने जवाब दिया। जोकरों की जोड़ी आपस में झगड़ रही थी और यह काफी जीवंत था। वांग ये ने उनकी उपेक्षा की और अपने हाथ में लिए तारों वाले आकाश कंगन से खेलने लगा। ये स्टारी स्काई कम्युनिकेशंस का उत्पाद था। ये डिवाइस टिमटिमाते हुए प्रक्षेपण वाले मोबाइल फोन की तरह दिखता था। लंबी दूरी के संचार को सक्षम करने के अलावा इसमें खोज, रडार, मानचित्र आदि जैसे कई अन्य कार्य भी थे। जीजाजी, आप क्या देख रहे हैं? लिंगलिंग ने अपना सिर बाहर निकाला और उत्सुकता से पूछा, जबकि उसने नांते को डांटा था। तूफान के समुद्री डाकू प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा से बहुत परिचित हैं। वे अभी अभी एक अलिखित प्राकृतिक वर्महोल से गुजरे हैं, वांग ये ने कहा। वे मध्यम दूरी के अंतरिक्ष तानाबाना से 750 प्रकाश वर्ष की यात्रा कर चुके हैं। नांते ने कहा, उन्होंने जियापो प्लैनेट से कोई नक्शा खरीदा होगा। वांग ये मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यूमिन को यह नक्शा किसी दूसरे विशेष चैनल से मिला होगा। बड़ा जहाज। लिंगलिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे की खोज 3 सितारा समुद्री डाकुओं को आकर्षित नहीं कर सकती। मिल्की वे में सबसे बड़ी संपत्ति जीवन ग्रह है, लेकिन मानव अभयारण्य का एक नियम है कि मालिकहीन जीवन ग्रहों पर ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का शासन होना चाहिए। उनके लिए इसे लेना बेकार है। यह उसका भाई या बहन होना चाहिए। लिंगलिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। हाँ, वे शायद पहले ही बहुत गहराई में चले गए होंगे। इस बार अंतरिक्ष यान पर सवार होकर हमने बहुत सारी ऊर्जा बचाई है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्महोल अन्वेषण की कुंजी थी। एक प्राकृतिक वर्महोल की खोज और मध्यम दूरी का ब्रह्मांडीय भ्रमण करने से 100 से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक यात्रा करना संभव हो गया। यह प्रकाश की गति से उड़ने वाले कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप से भी कहीं अधिक तेज था। लिंगलिंग ने कहा, युद्ध के बाद कई कृत्रिम वर्महोल नष्ट हो गए। ये सही है। ये किसी की जानकारी के स्तर के बारे में एक प्रतियोगिता है। जो कोई भी जानता है कि प्राकृतिक वर्महोल कहाँ है, उसे लाभ होगा। वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में तेजी से प्रवेश करने और पहले एक लाभप्रद स्थान पर कब्जा करने में सक्षम होंगे, वांग ये ने कहा। ओह ठीक है, इसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा क्यों कहा जाता है? क्या वहां कोई युद्ध हुआ है? ये कब हुआ? नैंटे ने उत्सुकता से पूछा। किसने किससे लड़ाई की? क्या इसमें कुछ खास बात है? मुझे इतना सब कैसे पता होगा? वांग ये ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मैंने अभी अभी ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं यूमिन से पूछूंगा। उसे कुछ अंदरूनी जानकारी पता होनी चाहिए। ओह, तुम लड़कियों को उठाने जा रहे हो। तुम्हें आखिरकार मौका मिल ही गया। नैंटे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। भाड़ में जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 22G से लिंगलिंग और नांटे के लिए कमरे की व्यवस्था करने को कहने के बाद वांग ये ने साधना शुरू कर दी। 7.09 मिलियन संभावित अंकों के साथ उनके पास फिर से बर्बाद करने के लिए पूंजी थी। सबसे पहले प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को उन्नत करें। उसने पहले भी इसकी खेती करने की कोशिश की थी। चरण 1 प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक की खेती की गति पहले से ही 4 सितारा ऊर्जा क्रिस्टल से अधिक हो गई थी। चरण 2 स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक बेहतर होगा। अपनी ताकत के स्तर को बढ़ाने के लिए विकास तकनीक पर भरोसा करना सही तरीका था। जैसे ही 1000 संभावित बिंदु समाप्त हुए, वांगे तुरंत चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। वह परिचित अनुभूति पुनः प्रकट हुई। नीला प्राइमल स्टार प्रकाश और जबरदस्त ऊर्जा उत्सर्जित करता था, जिससे वह दृश्यावलोकन में आ जाता था। यह बहुत ही संगत और गर्म था। उसे इसे स्वयं समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1000 बार प्रयास करने के बाद उसने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक। चरण 1 योजक चिन्ह ग्रेटर देन चरण 2। उसके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रवेश कर गई। उसका मानस तुरंत फैल गया और हिंसक रूप से हिल गया। लहरों की परतों के साथ ऐसा लग रहा था कि सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। यह तुरंत ज्वार भाटे जैसी ऊर्जा द्वारा बह गया। तारे का केंद्र चमक उठा। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में वांग ये का स्तर बढ़ गया। स्तर 4 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। तारांकन स्तर 5 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। उन्होंने निरंतर असीमित ऊर्जा को अवशोषित किया।
जिस गति से उसकी ताकत बढ़ी वह प्रकाश की गति के समान थी। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। स्तर 3 ब्रह्मांडीय योद्धा 32%। स्तर 5 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 91%। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी साधना प्रगति एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी साधना प्रगति से कहीं आगे बढ़ने लगी थी। शुरुआत में उनकी क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता बहुत अधिक थी। प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक को समझने के बाद इसने एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी क्षमता को पूरी तरह से कुचल दिया। क्या वह भविष्य में क्षमता उपयोगकर्ता का मार्ग अपनाने वाला था? वांग यी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वह सिर्फ ब्रह्मांडीय स्तर पर था। वह निर्णय लेने में जल्दबाजी में नहीं था। वह एक समय में एक ही कदम उठाते थे। उसकी चेतना पुनः जोर पर आ गई। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग ये दंग रह गया। चरण 1 से चरण 2 तक के स्तर को बढ़ाने के लिए 1 मिलियन संभावित अंक थे, लेकिन चरण 2 से चरण 3 तक ये राशि 10 गुना बढ़ गई। उनकी प्रतिभा पुनरुत्थान को उन्नत करने के लिए केवल 10 मिलियन संभावित अंकों की आवश्यकता थी। ये बहुत मजबूत है। वांग ये हैरान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने कभी भी इतनी अद्भुत विकास तकनीक नहीं देखी थी। सोचिए कि प्रत्येक चरण के लिए संभावित अंक वृद्धि 10 गुना थी। इसकी साधना दक्षता कितनी स्वर्ग विरोधी थी। आइए इसे एक बार आजमा कर देखें। वांग ये ने शीघ्र ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर लिया। जैसे ही उसने असीम ऊर्जा को महसूस किया, उसके शरीर और मन की अवशोषण क्षमता उसके परिवर्तन के बाद दोगुनी हो गई। अविश्वसनीय। वांग ये जानता था कि जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया। चरण 2 प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक की साधना दक्षता चरण 1 से कहीं अधिक थी। वे पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। यदि वह 6 सितारा ऊर्जा क्रिस्टल को भी अवशोषित कर ले, तो भी संभवतः उसकी दक्षता इतनी नहीं होगी। यह विकास तकनीक के साथ उनकी पहली साधना थी, और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी साधना प्रगति पहले से ही बढ़नी शुरू हो गई थी। एट नोबल एट 92%, 93%, 94%। एक ब्रह्मांडीय दिन से भी कम समय में वह ब्रह्मांडीय स्तर 5 तक पहुंच गया था। यह दक्षता अद्भुत है। स्तर 5 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में भी मैं एक ब्रह्मांडीय दिन में अपनी शक्ति को 10% से अधिक बढ़ा सकता हूं। वांग ये ने विस्मय में साधना जारी रखी। 10 ब्रह्मांडीय दिन बाद स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा 1%, स्तर 6 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 50%। बहुत बढ़िया सुधार। प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से क्षमता उपयोगकर्ताओं की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन योद्धाओं की प्रशिक्षण दक्षता भी खराब नहीं है। एक योद्धा के रूप में मेरे सुधार की तुलना एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मेरे सुधार से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अभी भी स्टेज 5 न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक से बहुत अधिक मजबूत है। वांग ये ने आश्चर्य में आह भरी। वह ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में दूसरी दहलीज के करीब पहुंच रहे थे, जो तब होता है जब कोई मध्यम श्रेणी से उच्च श्रेणी के ब्रह्मांडीय जीवन रूप में आगे बढ़ता है। हालांकि उनकी वर्तमान साधना गति अभी भी प्रति ब्रह्मांडीय दिन लगभग 4-5% पर बनी हुई थी। लगभग 1 दर्जन ब्रह्मांडीय दिनों में वह एक उन्नत ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता बन जाएगा। यह बहुत तेज था। यह समान स्तर की विकास तकनीकों से कहीं आगे निकल गया। मानक ब्रह्मांडीय विकास तकनीकों को ऐसी दक्षता प्राप्त करने के लिए कम से कम चरण 8 की समझ की आवश्यकता होगी। हालांकि प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक अभी दूसरे चरण में ही थी। जैसे ही वांग यी साधना जारी रखने वाला था, अंतरिक्ष यान का हॉर्न अचानक बजने लगा। वांग ये अचंभित रह गया। इसका क्या मतलब था? इकट्ठा होना। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजा खोलो। वांग ये केबिन के दरवाजे के बाहर से नानते की तीव्र आवाज सुनाई दी। वांग ये ने जल्दी से इसे खोला। उसकी नजर ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं पर पड़ी जो बाहर जल्दी में थे। फिर उसने नानते की ओर देखा। क्या हुआ? क्या हम ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से टकरा गए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, टूटू जी ने मुझे बताया कि वे डकैती शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। नैंटे ने तुरंत कहा। रोब, लूट कौन? आम लोग। वांग ये को अचानक होश आ गया। ओह, ठीक है। क्या ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू यही नहीं करते? लेकिन यह उसका पहला मौका था, और वह मानसिक रूप से तैयार नहीं था। तारांकन, तारांकन, जियापो ग्रह कृत्रिम वर्महोल नंबर 11। एक शानदार कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप कृत्रिम वर्महोल से आने जाने वाले परमाणु ऊर्जा चालित स्टारशिप पर नजर रख रहा था। मुनरो गार्ड्स की तीसरी टीम। फुटफट, मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खुला। कैप्टन मुनरो मेंगजू, जो पूरे ध्यान से बड़ी स्क्रीन को देख रहे थे, मुड़े और सम्मानपूर्वक झुके। कैप्टन, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला।
मुनरो रुइवन ने एक शानदार युद्ध पोशाक पहन रखी थी। वह सुंदर था और उसका रूप बहुत प्रभावशाली था। जब वह बात करता और हंसता था तो उसमें एक जनरल की आभा होती थी। मुनरो मेंगजू ने अपना सिर हिलाया। वांग ये शायद छिप गया है। नहीं, वह छिपेगा नहीं। उसके जैसा सावधान दुश्मन अपने पिंजरे से भागने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही लेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। मुनरो की आंखें तेज थीं। छिपाना, यह उसका तरीका नहीं है। लेकिन बहुत समय हो गया है और कोई सुराग नहीं है। मुनरो की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। जियुतियान हैवी इंडस्ट्री कंपनी में हमारे आवेदन के परिणाम आ गए हैं। मुनरो रुइवन मुख्य नियंत्रण कक्ष में गए और वहां डेटा देखा। स्क्रीन, ये बहुत धीमा है। मुनरो मेंगजू को कोसना चाहा। यह पहले से ही काफी अच्छा है कि आवेदन का परिणाम आ गया है। मुनरो रुइवन ने डेटा खोला और उन्हें ध्यान से देखा। जियुतियन हैवी इंडस्ट्री कंपनी के सीरियल नंबर से पता चलता है कि मुनरो गार्ड्स के सभी 3 स्टारशिप नष्ट हो गए हैं। मुनरो मेंगजू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वांग ये जाना नहीं चाहता? मुनरो रुइवन ने कहा, उसने शायद कोई दूसरा रास्ता सोचा होगा। उसकी और मुख्य इंजीनियरों की क्षमताओं के साथ, उनके लिए स्टारशिप को संशोधित करना और जियुतियन हैवी इंडस्ट्री कंपनी के छिपे हुए सीरियल नंबरों को हटाना असंभव है। या तो उसने एक नया स्टारशिप खरीदा या उसने कॉलोनी सिस्टम 996 के बाहरी नेबुला को दूसरे स्टारशिप में छोड़ दिया। मुनरो रिवेन ने ऐतिहासिक डेटा पाया। उन्होंने वीडियो निकाला। उसके ऊपर हरिकेन पायरेट्स का स्टारशिप था। प्रदर्शित समय 20 ब्रह्मांडीय दिन पहले का है। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? मुनरो रुइवन की नजर मुनरो मेंगजू की ओर देखते हुए तेज थी। ये 2 सितारा समुद्री लुटेरों का समूह है। मुनरो मेंगजू थोड़ा झिझक रहा था और डर रहा था। उनका रवैया बहुत ही अड़ियल है। इसके अलावा, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। कैप्टन वांग ये वहां नहीं है ना? संभावना बहुत ज्यादा है। उनके मूवमेंट ट्रेजेक्टरी से ये बहुत संभावना है कि इस कॉस्मिक पायरेट का स्टारशिप कॉलोनी सिस्टम 996 के बाहरी नेबुला से निकला हो। समय भी बहुत सुसंगत है। मुनरो रुइवन ने विचार किया और गहरी आवाज में कहा, अन्य विकल्पों को छोड़कर, जब तक वांग ये नेबुला में छिप नहीं जाता, तब तक इस बात की बहुत संभावना है कि वह कॉस्मिक पायरेट में घुल मिल जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुनरो मेंगजू थोड़ा हैरान था। मैं बाद में लॉर्ड जिंकियू से इस ब्रह्मांडीय जहाज के ठिकाने की जांच करवाऊंगा। सौभाग्य से, आसपास का इलाका चिमिंग परिवार का इलाका है। मेरा मानना है कि उन्हें बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था, मुनरो रुइवन ने कहा। अरे, वांग ये बहुत चालाक है। मुनरो मेंगजू ने दांत पीस लिए। मुनरो उठीना उसके हाथों क्यों गिरेगा? मुनरो रुइवन ने मुनरो मेंगजू के कंधे पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, वह मुझसे बच नहीं पाएगा। मौलाओं को रवाना होने के लिए तैयार होने की सूचना दो। हाँ, कप्तान। बूम बूम। वांग ये, नानते और लिंगलिंग केबिन के दरवाजे पर खड़े होकर हमले के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जब समुद्री लुटेरे दूसरों को लूटते थे, तो वे आम तौर पर पहले स्टारशिप के आग्नेयास्त्रों से हमला करना शुरू करते थे। प्रतिद्वंद्वी के स्टारशिप को नष्ट करने के बाद, वे हाथापाई की लड़ाई में शामिल हो जाते थे। हालांकि हरिकेन एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला स्टारशिप है, लेकिन इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। इसका प्रदर्शन सभी पहलुओं में कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप से कमतर नहीं है। चिंता मत करो। टूटू जी ने काला कवच पहना हुआ था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। उसका गंजा सिर चमक रहा था। इसकी चिंता किसे थी? वे तीनों अच्छे नागरिक थे। उन्होंने कभी डकैती जैसा कुछ किया ही नहीं था। ओह, ऐसा लग रहा था कि उसने पहले भी ऐसा किया था। कॉलोनी इंस्पेक्टर को लूटना काफी लाभदायक था। फिर कोई समस्या नहीं थी। जल्द ही भीषण लड़ाई बंद हो गई और पीछे के केबिन का दरवाजा खुल गया। हरिकेन पायरेट्स के अंतरिक्ष समुद्री डाकू ऐसे आगे बढ़े मानो उन्हें हार्मोन का इंजेक्शन दिया गया हो। जियापू ग्रह पर 10 ब्रह्मांडीय दिनों तक आराम करने से वे पहले ही ऊब चुके थे। स्पष्ट कहें तो, उनके बटुए खाली थे। वह भी ऐसा ही था। यहां तक कि उसने कॉस्मिक बैंक को 100 कॉस्मिक डॉलर भी दे रखे थे। ये शैतानी दौड़ है। वांग यी की दिलचस्पी बढ़ गई, और नानते, जो उसके बगल में था, उसे मारने के लिए इंतजार नहीं कर सका। बुरी तरह क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान पर दर्जनों शैतान योद्धा दिखाई दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। नेता एक डार्क एनर्जी स्तर का शैतान जनरल था। उसका परिष्कृत काला शरीर तीव्र दबाव और शैतानी ऊर्जा से भरा हुआ था। कैप्टन यू मिन ने नेतृत्व संभाला। उसके लाल बाल बेहद आकर्षक थे, और उसकी युद्ध तलवार चमक रही थी। उसकी स्टेज 6 की युद्ध ऊर्जा आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ी।
एक स्तर 9 ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा के रूप में स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ कौशल थे, क्योंकि उसने अकेले ही एक डार्क एनर्जी स्तर के शैतान जनरल से लड़ने का साहस किया था। मुख्य कारण ये था कि अंकल फैंग एक छाया की तरह उसका पीछा कर रहे थे और अंधेरे में उसकी रक्षा कर रहे थे। इससे उसे अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला और उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। एट नोबलबन एट यू मिन के बाद उप कप्तान असाहिको के नेतृत्व में स्क्वाड एक तेज ब्लेड की तरह अजेय था। विशेष रूप से कैप्टन असाहिको को अन्य डार्क एनर्जी स्तर के शैतान जनरल का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। वह हरिकेन पायरेट्स में 3 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों में से एक थे। इसकी तुलना में स्क्वाड 10 के उपकप्तान के रूप में 22G थोड़ा बदसूरत थे। उन्होंने आसान लोगों को लक्ष्य बनाया। जहां कहीं भी कमजोर शैतान दिखाई देता, वह दौड़कर उस पर हमला कर देता। उसकी हरकतें भयंकर लग रही थीं, लेकिन असल में ऐसा लग रहा था जैसे लोमड़ी बाघ की ताकत उधार ले रही हो। लड़ाई पूरे जोश में थी, लेकिन कोई खतरा नहीं था। ऐसे कप्तान का अनुसरण करने से बहुत राहत मिली। ये बहुत विश्वसनीय था। स्तर 6 शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 6.096 मिलियन, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 6.156 मिलियन। वांग ये ने कार्रवाई की। जब उसने पहले शैतान योद्धा को पकड़ा तो उसके दोहरे ब्लेड चमक उठे और हत्या आसानी से हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी ताकत बढ़ने के बाद अब वह समान स्तर के शैतान योद्धाओं को पानी पीकर मारने की तरह आसानी से मार सकता था। स्तर 7 के एक शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 6.156 मिलियन, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 6.261 मिलियन। दूसरा, जबकि दस्ते 10 के सदस्य अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, वांग ये ने पहले ही 2 शैतान योद्धाओं को मार डाला था, जिससे दस्ते का मनोबल बढ़ गया था। सभी दस्ते के सदस्य बहुत उत्साहित थे और उप कप्तान 22G तो और भी अधिक उत्साहित थे, क्योंकि उनकी तलवार की शक्ति बहुत तेज थी। धमाका। 22G ने लेवल 8 के शैतान योद्धा से सीधे मुकाबला किया और ये बताना कठिन था कि कौन बेहतर था। अचानक वांग ये की आकृति प्रकट हुई। उसके चरण 4 स्थानिक नियंत्रण ने शैतान योद्धा को घेर लिया और उसकी युद्ध ऊर्जा भड़क उठी। क्षेत्र दमन। स्तर 8 के एक शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 6.261 मिलियन, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 6.421 मिलियन। इतना आसान। 22G ने आश्चर्य से वांग ये को देखा। कुछ तो ठीक नहीं था। जब उसने पहले वांग ये के साथ मुकाबला किया था, तो जाहिर है कि वांग ये उतना मजबूत नहीं था। इस बच्चे ने सचमुच दुनिया के तौर तरीकों को समझ लिया। 22G को तुरंत समझ आ गया। उसने वांग यी की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसे अंगूठा दिखाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस भीषण युद्ध में हरिकेन पायरेट्स को संख्या और सबसे अधिक लड़ाकू शक्ति दोनों के मामले में पूर्ण लाभ मिला। जल्द ही सभी शैतान योद्धा मारे गए। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू सीटी बजाते और हंसते थे। कैप्टन यू मिन, ग्रैनी बाय, अंकल फैंग और असाहिको शैतान जाति के स्टारशिप में प्रवेश कर गए। बाकी लोग बाहर ही रहे और शैतान योद्धाओं के उपकरण लूटने लगे। अंतरिक्षीय समुद्री डाकुओं की युद्ध लूट का वितरण मूलतः इस बात पर आधारित था कि उन्होंने कितने शत्रुओं को मारा है। जहां तक अंतरिक्ष यान में मौजूद कीमती सामान और खजानों का सवाल है, उन्हें वितरित करना कमांडर का काम था। शैतान जाति का डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण हमारे से कुछ अलग है। वांग ये ने उपकरण का एक टुकड़ा निकाला और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। बेशक वे हमारे से बहुत बड़े हैं, 22G ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा वे अपनी शक्ति के लिए शैतानी ऊर्जा और शैतानी कोर पर निर्भर हैं। हर किसी की अलग अलग ऊर्जा होती है। ये सोचना कि शैतान जाति को अंतरिक्ष यान बनाने का तरीका पता है। नैंटे की आंखें चौड़ी हो गईं। 22G ने अपनी आंखें घुमाई। ब्रह्मांड की सभी जातियों में से केवल मुट्ठी भर ही स्टारशिप बनाना नहीं जानते हैं। ब्रह्मांडीय जाति कहलाने के लिए निश्चित रूप से उनमें बुद्धि है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। शैतानों की बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं है, लेकिन वे ताकत को प्राथमिकता देते हैं और उसका पीछा करते हैं, इसलिए कौशल के मामले में वे मनुष्यों से कमतर हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। बुद्धिमान जाति के पास स्वाभाविक रूप से वह सब होगा जो विकास की एक लंबी अवधि के बाद उसे मिलना चाहिए। उसने अपने इंटरफेस को देखा। संभावित अंक 662.1। इस आसान मुकाबले से उन्हें 525,000 संभावित अंक प्राप्त हुए। यह अफसोस की बात है कि शैतानों और मनुष्यों के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण अलग अलग थे। अन्यथा फसल और भी ज्यादा होती। अगली बार हम कब लूट करेंगे? वांग ये ने पूछा। क्या तुमने मिठास का स्वाद चखा है? तुम्हें इस बारे में दादी बाई से पूछना होगा, 22G ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हमारे समुद्री डाकू समूह की सलाहकार है।
हम तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कमांडर और दादी बाई दोनों इसकी स्वीकृति दें। उन्हें लक्ष्य चुनना होगा, है ना? वांग ये ने कहा। एक समुद्री डाकू समूह का सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें एक अनुभवी समुद्री डाकू होना चाहिए। अगर हम बेतरतीब ढंग से लूट करते हैं तो यह आसानी से पलट सकता है। उन्हें सही तरीके से आंकलन करने, दोनों पक्षों की ताकत का विश्लेषण करने, लाभ और जोखिम के प्रतिशत की गणना करने आदि में सक्षम होना चाहिए। यह सुरक्षित शेयर खरीदने जैसा था। हालांकि ये बात सही थी। वे कम कमाई करना पसंद करेंगे। आखिरकार एक बार जब अंतरिक्ष यान डूब गया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हमारे पास शैतान जाति और दानव जाति को लूटने का ज्यादा बोझ नहीं है, लेकिन अगर यह एक मानव स्टारशिप है तो हमें देखना होगा कि क्या दूसरे पक्ष के पास कोई समर्थक है और क्या हम उन्हें मार सकते हैं। हालांकि हमारा कमांडर आत्मसमर्पण करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेगा, टूटू जी ने कहा। दादी बाई ने उसे कई बार सलाह दी है कि एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू के रूप में उसे इतना नर्म दिल नहीं होना चाहिए, लेकिन वह बस नहीं सुनती। वांग ये ने सिर हिलाया। इससे आसानी से छुपे हुए खतरे पैदा हो सकते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्मिक समुद्री डाकू शुरू से ही एक उच्च जोखिम वाला व्यवसाय था। भले ही कोई छिपा हुआ खतरा न हो, लेकिन बहुत सारे कॉस्मिक साहसी लोग थे जो अपने सिर पर इनाम का दावा करना चाहते थे। पहली लड़ाई में जीत मिली। इस शैतान जाति के अंतरिक्ष यान में ज्यादा मूल्यवान वस्तुएं नहीं थीं, केवल कुल मिलाकर $2 कॉस्मिक से कुछ अधिक ही थीं। कमांडर के हिस्से के रूप में 30% की कटौती के बाद शेष 10 दस्ते अपने प्रदर्शन के अनुसार लाभ को विभाजित करेंगे। उप कप्तान तब दस्ते के भीतर विस्तृत अनुपात से निपटेंगे। 10वें दस्ते को 12 मिलियन स्टार अंक प्राप्त हुए। टूटू जी ने 2 मिलियन स्टार पॉइंट अपने लिए ले लिए और 2 मिलियन स्टार पॉइंट वांग ये को दे दिए। शेष 8 मिलियन स्टार पॉइंट उसके भाइयों में बराबर बराबर बांट दिए गए। वांग ये, क्या आप खुद शैतान दौड़ के उपकरणों से निपटना चाहते हैं? टूटू जी ने पूछा। क्या आपके पास कोई चैनल है? वांग ये ने पूछा। ग्रानी बाई के पास एक है। वो 10% कमीशन लेती है, लेकिन कमाई सीधे आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, टूटू जी ने कहा। जरूर, मेरे लिए इससे निपट लो। वांग ये पर 10 बिलियन का भारी खर्च था, इसलिए उसने 1 मिलियन स्टार पॉइंट्स की भी परवाह नहीं की। बहुत जल्दी ही 1.36 मिलियन स्टार पॉइंट उनके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। अब तक उनके पास 3.36 मिलियन स्टार पॉइंट जमा हो चुके थे। वास्तव में ये काफी ज्यादा था। कई मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय योद्धाओं के पास केवल 10 लाख स्टार अंक थे। ये सोचना अजीब है कि अंतरिक्ष समुद्री डाकू इतनी जल्दी पैसा कमा सकते हैं। शैतान जाति बहुत गरीब है। मनुष्य अभी भी अमीर हैं, खासकर मुनरो गार्ड्स। मैं उनके डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण का एक सेट प्राप्त करके बहुत लाभ कमा सकता हूं। अगला लक्ष्य कब आएगा? तब मैं अपना कर्ज चुका पाऊंगा। वांग ये ने खुशी से सोचा। तारांकन एट नोवेल बिन एट मानव आभासी दुनिया में बड़ा आभासी विश्व नम 6 क्षमता टॉवर ऑफ बेबेल। 7 ऊंचे ऊंचे क्षमता टावर खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग रंगों और रोशनी से चमक रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बीच वाला टावर खास तौर पर आकर्षक था। ये 7 रंगों की रोशनी में नहाया हुआ था और बाकी 6 टावरों से ज्यादा शानदार था। वांग ये ने दूर से बेबेल के क्षमता टावर को देखा। यह उनका पहला प्रवेश था। मार्शल एक्सट्रीम डोजो और एबिलिटी टावर ऑफ बेबेल वह प्रशिक्षण स्वर्ग था जिसका योद्धा और एबिलिटी उपयोगकर्ता सपना देखते थे। उन्होंने फिलहाल इनमें से किसी को भी छोड़ने की योजना नहीं बनाई। प्रतिभा महत्वपूर्ण नहीं थी जब तक वह अंक जोड़ सकता था। हालांकि वह लंबे समय से ब्रह्मांडीय स्तर की क्षमता वाले मंत्रों पर नजर गड़ाए हुए था। बुनियादी संघनन कौशल के अलावा उसने 5 क्षमता प्रणालियों में से केवल सुदृढ़ीकरण प्रकार वन हिट मंत्र ही सीखा था। 4 बचे थे: वर्चुअल इमेज स्पेल, रीन स्पेल, ओरिजिन स्पेल और कमजोर न्यूक्लियर स्पेल। वांग ये ने मन ही मन सोचा। उन्होंने रीन स्पेल और ओरिजिन स्पेल को फिलहाल एक तरफ रख दिया। आखिरकार उनके पिछले स्पिरिट स्पेल की तुलना में कंट्रोल टाइप रीन स्पेल केवल एक मामूली अपग्रेड था, ज्यादा नहीं। एकमात्र अंतर यह था कि उनकी चेतना और क्षमता की खपत बहुत कम हो जाएगी। रीन मंत्र लक्ष्य पर दबाव डालकर उसे नियंत्रित करता था, लेकिन इसे पूर्व क्षमता मंत्र के रूप में अधिक जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नियंत्रण प्रकार की क्षमता मंत्र डार्क एनर्जी स्तर पर वास्तव में भयानक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। दास्ता मंत्र जिस किसी पर भी गुलामी का ठप्पा लगा दिया जाएगा, वह हमेशा के लिए गुलाम ही रहेगा। डार्क एनर्जी स्तर पर पहुंचने के बाद पहली चीज जो उसे सीखनी थी वह थी दास्ता मंत्र, लेकिन अब रीन मंत्र का प्राथमिकता स्तर अधिक नहीं था।
जहां तक मूल मंत्र का प्रश्न है, इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने पहले कोई भी मौलिक प्रकार की क्षमता वाला मंत्र नहीं सीखा था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अब इसे एक तरफ रख दिया। मौलिक प्रकार के क्षमता मंत्र विशुद्ध क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयुक्त थे, जिससे उन्हें क्षमता उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति को मुक्त करने की अनुमति मिलती थी। यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। पहले आभासी छवि मंत्र सीखो, फिर कमजोर परमाणु मंत्र। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। उनके अनुसार इन दोनों से उनकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी, विशेष रूप से वर्चुअल इमेज स्पेल, जो कि भौतिकीकरण मंत्र पर आधारित था और वास्तविकता को भौतिकीकरण करने की अनुमति देता था। युद्ध में इसके कई सहायक कार्य थे और यह उसे आश्चर्यचकित कर विजय दिलाने में भी मदद कर सकता था। साथ ही यह डार्क एनर्जी स्तर की क्षमता मंत्र इल्यूजन स्पेल को जारी करने के लिए पूर्वापेक्षित था। रिलीज टाइप क्षमता टावर। वांग ये एक क्षमता टावर के पास आया। प्राइमल स्टार के समान ये भी मानव आभासी ब्रह्मांड का प्रक्षेपण था। फिर भी वहां अभी भी बहुत तेज दबाव था और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही हो। ऊपर देखने पर कोई भी ऊपर नहीं देख सकता था, मानो वह वाकई बाबेल का टावर हो। क्षमता टावर बहुत खास था। यह बताना मुश्किल था कि यह असली है या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले से ही असली नहीं था, बल्कि मूर्त रूप में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं कैसे प्रवेश करूं? वांग ये जानता था कि क्षमता टावरों में प्रवेश करने के लिए एक सीमा थी। यदि किसी में अपर्याप्त योग्यता होगी तो वह प्रवेश करने में असमर्थ होगा। आभासी ब्रह्मांड का प्रक्षेपण वास्तविक क्षमता टावर ऑफ बेबेल का केवल 1/10,000 था। यह 2 और प्रारंभिक स्तर जोड़ने के बराबर था। उसने हाथ बढ़ाकर बेबेल के एबिलिटी टावर को छुआ। ऐसा करते ही मानो उसने कोई लहर छू ली हो, उसका पूरा दिमाग अचानक हिल गया। एक शक्तिशाली शॉक वेव ने उसे मारा, जो उसे मानव आभासी ब्रह्मांड से बाहर निकालना चाहती थी। आत्मा कांपने वाला मंत्र, लेकिन ये बहुत ज्यादा जोरदार नहीं था। यह स्वीकार्य सीमा के भीतर था। वांग यी का दिल धड़क उठा। उसने जोरदार दबाव झेला और आगे बढ़ गया। वूश! तीव्र कंपन गायब हो गया और बेबेल के एबिलिटी टावर का आंतरिक भाग उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उस पर रहस्यमयी नक्काशी की परतें उकेरी गई थीं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा उमड़ रही थी। यहाँ सीखने के लिए आए अनगिनत क्षमता उपयोगकर्ता उनकी तरह अपनी क्षमता मंत्रों पर अपने नियंत्रण को ध्यानपूर्वक समझ रहे थे और उसमें सुधार कर रहे थे। विशाल साधना जगत ब्रह्मांड की आंतरिक दुनिया जैसा था। रहस्यमय रंगों ने इस मीनार को घेर लिया था। वांग ये को जल्दी ही वह आभासी छवि मंत्र मिल गया जिसे वह विकसित करना चाहता था। लेकिन नहीं, यह सही नहीं है। यह एक भ्रम है। यह बिल्कुल वास्तविक था, लेकिन यह एक भ्रम था। यद्यपि ये केवल मानव आभासी ब्रह्मांड की दुनिया थी, फिर भी यह एक भ्रम था। वांग ये ने ध्यान भटकाने वाले विचारों से छुटकारा पाया और अपना ध्यान केंद्रित किया। भ्रम कई तरह के होते थे। एक तो ये कि नकली चीज को असली बना दिया जाए। दूसरा ये कि असली चीज को और भी असली बना दिया जाए। सबसे भयावह प्रकार भी था। भ्रम में फंसे लोग जानते थे कि यह एक भ्रम है, लेकिन फिर भी वे इससे मुक्त नहीं हो सकते थे। बल्कि वे भ्रम में और भी गहरे डूब सकते थे, इस हद तक कि वे भ्रम की परतों में इतने गहरे डूब जाते थे कि उनके पैर कीचड़ में धंस जाते थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का तरीका वास्तव में मुक्ति प्रणाली के 2 सबसे महत्वपूर्ण कौशल थे, नियंत्रण और इच्छा शक्ति। पहला था नियंत्रण करने की क्षमता, जबकि दूसरा था व्यक्ति की इच्छा शक्ति। यदि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति अविचल रही, तो उसकी शक्तिशाली क्षमता भ्रम में एक अंतराल पैदा कर सकती थी। संघनन मंत्र, धमाका। बहुत बड़ी मात्रा में क्षमता एकत्रित हो गई, जिससे भ्रम में एक बड़ी दरार पैदा हो गई। एक पल में सब कुछ गायब हो गया। इस बार वांग ये ने वास्तव में बेबेल के क्षमता टावर में प्रवेश किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो ये दहलीज है। तभी वांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तविक दुनिया में था और उसके पैर जमीन पर थे। चारों ओर देखने पर पहले से ज्यादा अंतर नहीं दिखा, लेकिन वास्तविकता का एक अतिरिक्त एहसास हुआ। इसकी शक्ति का 10,000वां हिस्सा। वांग ये ने आह भरी। मानव आभासी ब्रह्मांड की क्षमता टावर ऑफ बेबेल में केवल 3 स्तर थे। वे टावर के पहले स्तर की वास्तविक क्षमता के 10,000वें, 100वें और 100% के बराबर थे। अभी वह केवल शुरुआती स्तर पर था। अगला स्तर 100 गुना अधिक कठिन होगा। वांग ये ने प्रयास किया और उम्मीद के मुताबिक असफल रहे। वह भ्रम में नहीं आया और आत्मा कांपने वाले मंत्र द्वारा सीधे ही कट गया। ऐसा लगता है कि बेबेल के एबिलिटी टावर में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं है। वांग ये ने आह भरी। मार्शल एक्सट्रीम डोजो और एबिलिटी टावर ऑफ बेबेल हमेशा से ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के लिए खुले थे, लेकिन नामांकन की ऐसी आवश्यकता और भी कठिन थी।
एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल की मूल आवश्यकता ये थी कि कॉस्मिक लाइफ फॉर्म्स को पहले स्तर, वास्तविक स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, न कि मानव आभासी कॉस्मिक में। एक डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म को तीसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना होगा, जबकि एक सुपरस्टार लाइफ फॉर्म को पांचवें स्तर में प्रवेश करना होगा। एक घातीय वृद्धि, और ये तो केवल बुनियादी आवश्यकता थी। आवेदकों को अभी भी कई परीक्षणों और चयनों से गुजरना था। धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ो। वांग ये ने बात एक तरफ रख दी। मानव जाति के 7 सर्वोच्च गुटों में कौन शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन वे केवल 7 थे। उनका शामिल होना इतना आसान कैसे हो सकता था? वह संपूर्ण ब्रह्मांड में मानवता की सर्वोच्च प्रतिभाओं का समागम था। 7 सर्वोच्च गुटों की बात तो दूर, मानव जाति के 18 शीर्ष गुटों को भी इसमें प्रवेश करना कठिन होगा। चलो पहले साधना करते हैं। वांग ये ने जल्दी से उत्कीर्ण दीवार ढूंढ ली जो आभासी छवि मंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी और खुद को उसमें डुबो दिया। रहस्यमयी नक्काशी की प्रत्येक क्षमता मंत्र के रहस्यों की व्याख्या करती प्रतीत होती थी। बेबेल के क्षमता टॉवर के माध्यम से वह अंतहीन ब्रह्मांड में क्षमता की दुनिया के साथ संवाद कर सकता था। यद्यपि मुख्य आभासी ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता मंत्रों का प्रशिक्षण कर सकता है, लेकिन प्रशिक्षण के प्रभाव बेबेल के क्षमता टॉवर में प्रशिक्षण के समय से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल ने एबिलिटी मंत्रों को चरणबद्ध तरीके से सबसे बुनियादी संरचना में तोड़ दिया है, जिससे इसे समझना और बार बार सुधारना आसान हो गया है। चरण 4 संक्षेपण मंत्र की नींव और बेबेल के टॉवर में क्षमता की समझ के साथ वांग ये की साधना की गति बढ़ गई। इसमें एक ब्रह्मांडीय दिन से भी कम समय लगा। वर्चुअल इमेज स्पेल जे, ये बहुत आसान था। टॉवर ऑफ बेबेल की क्षमता का बफ अत्यंत मजबूत था। वांग यी की साधना की गति बढ़ गई। वह एक बार में ही स्टेज 3 तक पहुंच सकते थे, हालांकि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह परिवर्तन प्रकार की क्षमता वाले टॉवर की ओर जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश उस समय उनके मित्र सूची में शामिल एकमात्र व्यक्ति ज़ी दानली का था। मुख्य आभासी दुनिया के तीसरे वलय में क्लाउड फॉरेस्ट कोर्टयार्ड। आओ 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 वांग ये, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। जैसे ही ज़ी डैनली मुस्कुराया, उसकी आंखें लगभग अदृश्य हो गईं। ये 2 अच्छे दोस्त हैं जो मैंने हाल ही में बनाए हैं। बाय एंड प्लेनेट एनर्जी कंपनी में काम करता है। पैसे कमाने की उसकी क्षमता शीर्ष स्तर की है, मेरी तुलना में बहुत बेहतर। जहां तक डॉली की बात है, वह भले ही हानिरहित दिखती हो, लेकिन जब वह लड़ती है तो बहुत भयंकर होती है। वह एक 3 सितारा साहसी है। बाय एंड डॉली, ये वांग ये है, जिसका जिक्र मैंने तुमसे पहले भी किया है। वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति है, और वह इतनी कम उम्र में ही सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के सैन्य रणनीति विभाग में नामांकित हो चुका है। उसका भविष्य असीम है। नमस्ते। बाय एंड गोरा और साफ सुथरा था। उसका सिर पानी की बूंद जैसा आकार का था, और उसके सफेद बाल एक छोटी सी चोटी में बंधे थे। वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था, और उसकी हर हरकत से कार्यस्थल पर एक कुलीन व्यक्ति का स्वभाव झलकता था। नमस्ते। वांग ये ने हाथ मिलाया और विनम्रता से मुस्कुराया। मुझे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं की गंध क्यों आ रही है? डॉली बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी 2D दुनिया से बाहर आए हो, जब उसने अपने हाथों को पीछे करके वांगी की ओर देखा। क्या वह सिर्फ गंध से पहचान सकती थी? क्या वह कुत्ता था? वांग ये को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। हाँ, वांग ये, उसकी बात पर ध्यान मत दो। डॉली को मजाक करना बहुत पसंद है। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी का एक टॉप स्टूडेंट एक कॉस्मिक पायरेट कैसे हो सकता है? ज़ी डैनली ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। ऐसे लोग हैं। वांग ये ने मन ही मन सोचा। और उनमें से एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। हे। डॉली ने दिल खोलकर हंसते हुए वांग ये की ओर सिर हिलाया। मुझे खेद है। यह मेरी पेशेवर प्रवृत्ति है। मैंने बहुत से ब्रह्मांडीय समुद्री लुटेरों को मार डाला है। हर कोई एक जैसा दिखता है। 3 सितारा साहसी बनने के लिए उसे कितने अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं को मारना पड़ा? कम से कम उसे 3 सितारा ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू समूह को नष्ट करना था, जैसे कि ह्यूमिन के पिता का समुद्री डाकू समूह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी को भी किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए। सब ठीक है। वांग ये मुस्कुराया और ज़ी डैनली को देखा। तो क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ सिर्फ 2 दोस्तों से मिलवाने के लिए नहीं बुलाया है ना? मेरे पास एक योजना है, ज़ी डैन ने मुस्कुराते हुए और चमकती आंखों से कहा। मुझे मत बताओ कि तुम एक गिल्ड बनाना चाहते हो। बाय एन ने उसकी ओर देखा। जैसा कि भाई बाई से उम्मीद थी। आपने सही अनुमान लगाया। ज़ी डैनली ने उसे अंगूठा दिखाया। डॉली ने अपने हाथ में खंजर घुमाया और मुस्कुराई। तुम्हारा मकसद इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे देख सकता है। ठीक है, वांग ये।
हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। गिल्ड क्या होता है? गाने और नाचने के लिए। चूंकि सब कुछ प्रकाश में है, तो आप क्या सोचते हैं? जी डैनली की मोती जैसी आंखें आशा से भरी थीं। नहीं, वास्तव में, बायएन पेशेवर ढंग से मुस्कुराए। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। डॉली ने सहजता से अपने खंजर से खेला। मैं भी, वांग ये ने कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि गिल्ड क्या होता है, लेकिन अब वह दिवालिया हो चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं था। यदि वह अपना सामाजिक नेटवर्क बढ़ा सके तो ये लाभदायक होगा। ये स्पष्ट था कि अन्य 3 कुलीन वर्ग के थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बायएन बहुत युवा था। इस उम्र में मानव जाति के 18 शीर्ष गुटों में से एक में शामिल होने के लिए उसके पास असाधारण व्यावसायिक क्षमताएं होनी चाहिए। डॉली भी वैसी ही थी। 3 सितारा साहसी के रूप में उसकी पहचान ही काफी थी। जहां तक जी डानली का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि उन्हें कम आंका गया है। पोम्पेई साम्राज्य का ये छोटा मोटा प्राणी न केवल डार्क एनर्जी स्तर 8 पर था, बल्कि उसकी क्षमता 9 सितारों तक भी पहुंच गई थी। इसके अलावा डॉली और बायएन उससे दोस्ती करने को तैयार दिखी। ये स्पष्ट था कि उसके पास समर्थक और संसाधन थे। तो फिर ये तय हो गया। जी डैनली ने उत्साह से कहा। क्या तय करें? गिल्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 10 लोगों की जरूरत है, बायएन ने शिकायत की। हमने अभी तक उनमें से आधे भी नहीं जुटाए हैं। हे, क्या पहले से ही 4 नहीं है? धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं युवा पीढ़ी के कुछ कुलीन प्रतिभाशाली लोगों का चयन करना चाहता हूं। जब समय आएगा, हम डोमिनियरिंग विजडम गिल्ड का नाम फैलाएंगे। जी डैनली मुस्कुराया। फाफा, वांग ये इसे रोक नहीं सका। झनकार, डॉली का खंजर जमीन पर गिर गया और उसकी आकृति भ्रामक हो गई। वह पहले ही लॉग ऑफ कर चुकी थी। बायएन का मुंह फड़क उठा। वह पलटा और चला गया। अलविदा। रुको, मत जाओ, जी डैनली ने तुरंत कहा। क्या नाम अच्छा नहीं लगता? इसे कुछ और रखने के बारे में क्या ख्याल है? अत्याचारी संत गिल्ड के बारे में क्या ख्याल है? या धनी एओटियन गिल्ड? वांग ये ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में वे जी दानली के संघ के गठन के बारे में भूल जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि दूसरे पक्ष का इरादा सचमुच अच्छा था। इसके अलावा अब यह उसके लिए बहुत उपयोगी था। यदि वह अधिक मानव प्रतिभाओं को जान पाता, तो वे किसी समय उसके काम आ सकते थे। वांग ये ने अपने दोस्तों की सूची देखी। जी डैनली अकेली नहीं थी। अब बायएन और डॉली भी थीं। तारांकन एट नो विल विन एट तारांकन। जल्द ही एक और आयो ब्रह्मांडीय दिन बीत गया। वांग यी की साधना तेजी से आगे बढ़ी। स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा 21%। स्तर 6 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 90%। हरिकेन पायरेट्स ने सामान्य मार्ग का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय वे कई प्राकृतिक वर्महोल से गुजरते हुए तेजी से आगे बढ़े। प्राचीन युद्ध क्षेत्र मिल्की वे जैसी छोटी आकाशगंगा के लिए सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ आमतौर पर इसकी खोज में रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाशगंगा पर युद्ध हुआ था और ज्यादातर वर्महोल नष्ट हो गए थे। इसलिए किसी को अकेले ही खोज करनी होगी और वर्महोल खोजने में बहुत समय लगेगा। उसी समय में वे अधिक कमा सकते थे और उन्हें भाग्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। शिकार के बिना दिन बहुत उबाऊ होते हैं। वांग ये और टूटू जी एक साथ बैठकर बातें करने लगे। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद उनका रिश्ता बहुत करीब हो गया था। भाई जी से, जो हर जगह यात्रा कर चुके थे, उन्होंने मानव ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा। अलोकप्रिय ज्ञान। वहां कई उपयोगी बातें थी जिनसे उनका ज्ञान बढ़ सकता था। क्या हुआ? क्या तुम्हें लूटने की लत लग गई है? टूटू जी ने मजाक किया। ये सही है, और अधिक दानव और शैतानी स्टारशिप कब होंगे? वांग ये तरबूज के बीज चबा रहा था। तुम वास्तव में जन्मजात ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हो। टूटू जी ने अपने गंजे सिर को रगड़ते हुए दिल खोलकर हंसा। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे टूटू जी उसे कोस रहे थे? आइए प्रतीक्षा करें। ग्रानी बाई ज्यादा सतर्क है। जब तक उन्हें 100% यकीन न हो जाए, वे कोई कदम नहीं उठाएंगी। टिके रहने का यही एकमात्र तरीका है, टूटू जी ने कहा। कॉस्मिक समुद्री डाकू जल्दी उभर आते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी मर जाते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा चुस्त नहीं होते। वे किसी भी स्टारशिप को लूट लेते हैं जो उनके सामने आती है और उन विशेषज्ञों को नाराज कर देते हैं जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते। फिर भी आप अभी भी ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से डरते हैं। वांग ये को अचानक डॉली का ख्याल आया। इसलिए हम सिर्फ राक्षसों और शैतानों को लूटने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे पास इनाम नहीं होगा। लेकिन इनाम के बिना हमें 3 सितारा समुद्री डाकू समूह में पदोन्नत नहीं किया जा सकता। ये काफी सिरदर्द है, टूटू जी ने कहा। अंत में, यह अभी भी व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करता है।
अगर कोई काफी मजबूत है तो उससे ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए सिस्टर मिंग के पिता को ही ले लीजिए। उन्होंने कुछ 3 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को मार डाला है। उसने शराब का घूंट लेते हुए कहा, आखिरकार ब्रह्मांड में जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। ठीक है भाई, उसने अपना गिलास उठाया। ये सही है। वांग ये ने उसके साथ गिलास टकराए और पी लिया। जब वे बातचीत कर रहे थे तो परिचित हॉर्न बज उठा। टूटू जी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उसने अपना सिर जोर से हिलाया। वह तुरंत संयत हुआ और सीटी बजाई। शिकार आ गया है। भाई चलो मारते हैं। पहली बार वांग यी इस प्रक्रिया से अपरिचित थे, लेकिन ये दूसरी बार था और वह बहुत शांत थे। दोनों पक्षों की मारक क्षमता स्पष्ट रूप से समान स्तर पर नहीं थी और दूसरे पक्ष को शीघ्र ही दबा दिया गया। दूसरे पक्ष का मानक परमाणु ऊर्जा चालित अंतरिक्ष यान संशोधित हरिकेन जितना शक्तिशाली नहीं था। ओल्ड जी के अनुसार वे एक अशोधित ब्रह्मांडीय ताना स्टारशिप को भी मार गिरा सकते हैं। स्वूश, पीछे के केबिन का दरवाजा खुला और हरिकेन पायरेट्स के सभी सदस्य बाहर निकल आए। जब वांग ये ने लिंगलिंग और नानते को अपने आगे देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वास्तव में कुछ अच्छा सीखना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बुरा सीखना एक सहज और आसान प्रक्रिया थी। हालांकि इस बार मामला पहली बार से अलग था। ब्रह्मांडीय मानव वांग ये ने आगे की लड़ाई देखी और फिर दुश्मन के अंतरिक्ष यान पर लोगो देखा। उसका दिल धड़क उठा। क्या यह उसका पुराना परिचित रेड रिवर कॉस्मिक नेशन नहीं था? हम उन लोगों को नहीं मारेंगे जो आत्मसमर्पण कर देंगे। यू मिन के उग्र लाल बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी ऊंची आवाज तारों वाले आकाश में गूंज उठी। मेरी गांड सौंप दो, लानत है समुद्री लुटेरों पर, मैं तुमसे लड़ूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, जाओ तुम सब हमला करो। तुरंत ही एक महान युद्ध छिड़ गया। दूसरे पक्ष की कमजोर युद्ध क्षमता के कारण उन्हें शीघ्र ही दबा दिया गया। दादी बाई का निर्णय बहुत सटीक था। चूंकि उसने उन्हें लूटने का निर्णय लिया था, इसलिए वह 100% आश्वस्त रही होगी। कैप्टन असाहिको के नेतृत्व में भेड़िया जैसी पहली टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों पर हमला बोल दिया। पैसा कमाने का अवसर यहाँ है, वांग ये ने तीखे तीर की तरह कहा। यदि यह कोई अन्य ब्रह्मांडीय राष्ट्र होता तो भी उस पर कुछ मनोवैज्ञानिक बोझ होता, लेकिन रेड रिवर कॉस्मिक नेशन मारना उनका लक्ष्य। डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण वाले विशेषज्ञ थे। पिछले अनुभव के बाद वांग यी को अच्छी तरह से पता था कि छोटे लोगों को मारना बेकार है। अच्छे उपकरण वाले लोगों को मारना ही सही तरीका था, क्योंकि उसके अंतिम लाभ में वह उपकरण थे जो उसने लूटे थे। ये शैतान योद्धाओं का उपकरण नहीं था। कोई भी मानव उपकरण जो क्षतिग्रस्त नहीं था, बेचा जा सकता था। डार्क एनर्जी स्तर 3 उपकरण की शुरुआती कीमत 10 मिलियन स्टार पॉइंट थी और मानक कीमत $1 कॉस्मिक थी। एक भी प्राप्त करना एक जीत थी। जैसी कि उम्मीद थी, इस बार भी टूटू जी निर्दयी थे। इस अंतरिक्ष यान को लूटना संभवतः 10 शैतानी या राक्षसी अंतरिक्ष यान को लूटने के बराबर था। आभासी छवि मंत्र, वांग ये ने अपनी नई सीखी हुई क्षमता मंत्र का प्रयास किया। एक पल में उसने खुद का एक समान संस्करण बना लिया। यहां तक कि उसके हथियार और उपकरण भी भौतिक हो गए। ये बेहद यथार्थवादी था। दोनों ने एक ही समय में एक ब्रह्मांडीय स्तर 9 योद्धा पर हमला किया और दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से असली वांग ये और भौतिक वांग ये के हमलों को रोक दिया। दोहरे ब्लेड वाली शैली तुरंत भड़क उठी और एक ही समय में 4 हमले हुए। जब तक दूसरे पक्ष को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग ये की लड़ाकू ऊर्जा पहले ही मुक्त हो चुकी थी और वह बहुत जल्दी मारा गया। चाहे वह उसकी युद्ध क्षमता हो या स्तर, वर्तमान वांग ये अपने अतीत से बहुत दूर है। फाइट अगेन, वांग ये ने तुरंत दूसरा शिकार ढूंढ लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, लक्षित क्षमता उपयोगकर्ता के हाथ में चमकता हुआ हथियार विशेष रूप से चमकदार था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, यह एक डार्क एनर्जी लेवल 3 हथियार था। एक और बात बहुत बड़ी प्लस पॉइंट थी, कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक धन होने की शिकायत नहीं करता था। 9 QE कृपाण नियंत्रण तकनीक को शीघ्रता से क्रियान्वित किया गया तथा चरण 6 की लड़ाकू ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। वांग यी की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह पूरी ताकत से आगे न बढ़े, वह हरिकेन पायरेट्स के विशाल बहुमत को पीछे छोड़ सकता है। लक्षित विस्मयकारी स्तर 9 क्षमता उपयोगकर्ता, जो ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं को रोक रहा था, ने जल्दी से प्रतिरोध करने की कोशिश की। एक दबी हुई कराह के साथ स्तर 9 की क्षमता वाले उपयोगकर्ता की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। अचानक उसके सामने आभासी छवियों की परतें उभर आईं। उसे तुरंत महसूस हुआ कि चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। एक शक्तिशाली बल ने उस पर दबाव डाला और उसे आभासी छवियों में खींच लिया।
अगले ही क्षण वांग यी की पांचधारी कृपाण ने उस पर वार किया और आसानी से उसे मार डाला। 10वें दस्ते के सदस्य अचंभित रह गए। क्या ये वांग ये था जिसने भाई जी के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म किया था? वह बहुत ताकतवर था। स्तर 9 की क्षमता वाला उपयोगकर्ता उसके सामने कुछ भी नहीं था, केवल वध होने की प्रतीक्षा कर रहा था। लड़ाई एक तरफा थी। हरिकेन पायरेट्स की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था, खासकर कमांडर यूमिन की। भले ही वह कॉस्मिक लेवल 9 पर थी, फिर भी वह एक डार्क एनर्जी लेवल योद्धा को मारने में कामयाब रही। उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता संभवतः शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर पर थी। वह उससे थोड़ी कमजोर थी। वांग ये ने अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके खेलने के लिए बहुत कम जगह थी। कुल मिलाकर केवल 2 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ थे और एक को यू मिन ने लिया, जबकि दूसरे को असाहिको ने लिया। सौभाग्यवश इस बार वह काफी कुछ कमा सका। डार्क एनर्जी स्तर 3 उपकरण के 5 टुकड़ों का मूल्य कम से कम $5 कॉस्मिक था। इस बार उन्होंने एक बड़ी मोटी मछली पकड़ी थी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे मत मारो। अधेड़ उम्र का वह आदमी, जो अभी कुछ देर पहले बहुत घमंडी था, तुरंत डर गया। उसने दया की भीख मांगी। मुझे जीने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। बकवास, क्या आपके पास कोई विकल्प है? असाहिको की कृपाण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की गर्दन पर आ गिरी, जबकि वह घृणा से उसकी ओर देख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसे मार डालो। दादी बाई की काली आंखों में चमक आ गई। नहीं नहीं नहीं। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह घबरा गया और मदद के लिए कमांडर यू मिन की ओर देखने लगा। वह बार बार उसके सामने झुक गया। यह मेरी गलती है, मैं अज्ञानी था, कृपया मेरी बेकार की जान बख्श दो। असाहिको ने उपहास किया। एट नोबल एट। मैंने कहा था कि मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा जो आत्मसमर्पण कर देंगे। यू मिन उसके पास गया और उसे ठंडे अंदाज में देखा। लेकिन एक बार जब हम लड़ाई शुरू कर देते हैं तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो यह मेरे घायल और मृत भाइयों के प्रति न्याय नहीं होगा। स्वूश, ऐसा कहकर यू मिन मुड़ा और दुश्मन के जहाज की ओर चला गया। दादी बाई और चाचा फैंग भी पीछे पीछे आए। उन तीनों के अंदर प्रवेश करने के बाद असाहिको की आंखों में एक क्रूर दृष्टि प्रकट हुई और उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, समुद्री लुटेरे। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक भयानक चीख निकाली। फिर उसका सिर लुढ़क गया। उसके बाएं हाथ पर तारों वाला आकाश कंगन चमक उठा। इसके बाद अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं ने उपकरणों को बांटना शुरू कर दिया। वांग ये ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। डार्क एनर्जी स्तर 3 उपकरण के 5 टुकड़े, जिनमें से 2 हथियार थे और उन्हें अधिक कीमत पर बेचा जा सकता था। उन्हें डार्क एनर्जी लेवल 2 उपकरण के 16 टुकड़े भी मिले, जिनमें से किसी में भी असीमित विशेषता नहीं थी। इसलिए उनका मूल्य औसत था। कुल मिलाकर वे 100 मिलियन स्टार पॉइंट के करीब हो सकते हैं। डार्क एनर्जी स्तर 3 उपकरण अभी भी उनके अधिकांश लाभ के लिए जिम्मेदार है। भले ही मुझे इस बार कोई संभावित अंक नहीं मिला, लेकिन लगभग $10 कॉस्मिक बुरा नहीं है। वांग ये ने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के स्टारशिप को सोच समझ कर देखा। यू मिन और बाकी 2 लोग वहां बहुत समय से थे और बाहर नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ असामान्य था। स्टारशिप के अंदर दादी बाई ने रहस्यमय नक्काशी से भरे एक टुकड़े को ध्यान से देखा। उसकी बूढ़ी आंखें चमक उठी। मैं गलत नहीं होऊंगी, ये प्राचीन युद्ध के मैदान से किसी हथियार का टुकड़ा होना चाहिए। उनके उड़ान पथ की जांच करें और देखें कि क्या कोई सुराग है। ठीक है। हरफनमौला अंकल फैंग जल्दी से काम पर लग गए। वो हर पहलू में अच्छे थे। सौभाग्य से यंग मिस निर्णायक थी और उसने उसे मार डालने का आदेश दिया। दादी बाई ने दयालुता से मुस्कुराया। यू मिन बहादुरी से मुस्कुराया। मैं बेवकूफ नहीं हूं, दादी बाई। हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। मैं बाघ को पहाड़ पर क्यों लौटने दूंगा? क्या मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि वह हमसे बदला लेने के लिए लोगों को बुलाए? मुझे अपने भाइयों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र से मिले हथियारों के टुकड़े बहुत कीमती हैं, दादी बाई ने संतोष के साथ कहा। अगर हम उनमें से कुछ पा सकें तो हम अमीर हो जाएंगे। प्रकृति को अपना काम करने दो। यू मिन मुस्कुराया। युवा मिस, आपकी मानसिकता अच्छी है, दादी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। मिल गया, अंकल फैंग ने गहरी आवाज में कहा। वे लंबे समय से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हथियार का टुकड़ा यही मिलना चाहिए था। इसीलिए वे आसपास खोज रहे हैं। समझ गया, दादी बाई ने सिर हिलाया। लेकिन यहां से प्राचीन युद्ध क्षेत्र के आंतरिक घेरे तक जाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यू मिन ने सोचा, शायद यह महज संयोग है, लेकिन हम आसपास देखने की कोशिश कर सकते हैं, दादी बाई ने कहा।